एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो कि 12 अक्टूबर को होने जा रहा है। आई दृष्टि मैगजीन से करंट अफेयर्स। मटेरियल इंग्लिश में रहता है, समझते हम लोग बाइलिंगुअल हैं, कोई इश्यूज नहीं है। एक दो बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है कि कभी कभी ना बोलने में या इस बुक में भी एक दो जगह पे कहीं मिसप्रिंटिंग है, तो मुझसे अगर कुछ गलती हो जाती तो आप लोग इतना पोलाइटली जो है कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल एवरीवन कि आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं कि कभी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, हो जाती है मेरी तरफ से। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर कुछ एक आध गलती हो जाती है तो। एंड एक बात और कि आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इवेंट्स, नेशनल करंट अफेयर, जिसमें आज फाइनल है। कल से हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे इंटरनेशनल इवेंट्स पे। और कुछ चीजें हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ कंट्रीज के साथ हमारे 45 ईयर्स हो रहे हैं, 25 ईयर्स हो रहे हैं, तो उनके बारे में हमें सब चीज पता होनी चाहिए। नेशनल का आज खत्म हो जाएगा, कल से इंटरनेशनल पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नेशनल अफेयर्स का फर्स्ट वीडियो आ चुका था, आई होप आपने वो देखा होगा डेफिनेटली। तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। वाइस प्रेसिडेंट हो, दादाभाई नारोजी की 200th एनिवर्सरी हो, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अवार्ड हो, चाहे कोई इंसेंटिव हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो। और मैंने आपको बोला था कि जब आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि आप पॉलिटी में आ गए हो। ठीक है, मैंने कोशिश करी थी कि एम लक्ष्मीकांत से भी मैं आपको कुछ रेफरेंस दे पाऊँ। आज से हमें जहां से देखना है, आज हमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया है, वहां से आज हमें इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। मैंने मार्क कर दिया था कल ही। चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पहली बार फर्स्ट एवर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स निकाला है। क्योंकि ये फर्स्ट एवर है, दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बार जो है इंट्रोड्यूस करा गया है। देन फर्स्ट एवर है, ये पावरफुल टूल है ट्रैक करने के लिए जो प्रोग्रेस है ग्राम पंचायत में वो किस तरह से हो रही है। ये जो अलाइन है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के, आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको 17 के 17 एसडीजी जो हैं बाय हार्ट याद होने चाहिए। देन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग को प्रमोट करता है ये ग्रास रूट लेवल पे। आपको पता है दो तरीके के अप्रोच होते हैं, एक होता है बॉटम अप अप्रोच, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। आप बताओ पंचायत क्या है, बॉटम अप अप्रोच है या फिर टॉप डाउन अप्रोच है? चलो, इसमें कुछ कुछ बातें कही गई हैं, कुछ 9, ठीक है, कुछ 9 इसमें जो एसडीजीज हैं उन पे फोकस करा गया है, जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। जैसे कि आप बस रीड आउट कर लो इसको, ठीक है। जैसे कि आप एक दो मैं पढ़ के बताती हूँ। पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड्स होनी चाहिए पंचायत में, हेल्दी पंचायत होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत होनी चाहिए, वाटर सफिशिएंट होना चाहिए वहाँ पे, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत होनी चाहिए, पंचायत में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, वुमेन फ्रेंडली भी पंचायत होनी चाहिए। चलो, अब क्या क्या कैटेगरीज हैं इसमें? तो कैटेगरी देखो, एक अचीवर कैटेगरी है, एक फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, एस्पिरेंट है और बिगिनर है। ये आपको याद रखना है कि कोई भी पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर्स कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि इसने अचीवर्स कैटेगरी में रैंक हासिल करी है, बट नहीं, कोई भी ग्राम पंचायत ने अचीवर्स कैटेगरी हासिल नहीं करी है। देयर आर 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स, ठीक, दैट्स इट। बस आप इतना देखो यहाँ पे कि जो फ्रंट रनर है उसमें उत्तर प्रदेश की कोई ग्राम पंचायत नहीं है। ठीक है, आपको परफॉर्मर स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, परफॉर्मर स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश की अप्रॉक्स 6593 ग्राम पंचायत मिल जाएंगी। कितनी? 6593 ग्राम पंचायत। तो टॉप रनर में कौन है? टॉप रनर में गुजरात है सबसे पहले, देन तेलंगाना। ठीक है, गुजरात एंड तेलंगाना। नंबर ऑफ परफॉर्मर्स की अगर मैं बात करूं, जो हाई परफॉर्मर्स हैं, स्टेट्स हाई नंबर ऑफ परफॉर्मर्स है, तो उत्तर प्रदेश आपको इसमें 6953 ग्राम पंचायत के साथ दिखता है। अब ये क्या बात बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग 11,712 पंचायत, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको टोटल कितनी पंचायत यहाँ पे दिख रही है? 2,55,699 टोटल ग्राम पंचायत है। इसमें से 2,16,285 ग्राम पंचायत ने ही अपना डेटा जो है सबमिट करा था। बाकी की बची 11,712 ग्राम पंचायत जो कि मेघालय से हैं, नागालैंड से हैं, गोवा से हैं, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल से हैं, इन्होंने अपना डेटा जो है सबमिट नहीं करा था। इनको एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि ये पेंडिंग कर रहे थे बहुत ज्यादा काम। देन जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आपको दिखता है, डेटा इज होस्टेड ऑन डेडिकेटेड मल्टीलिंगुअल पोर्टल। आपको पता है हर जगह की अलग अलग भाषा है, तो एक पोर्टल है जो मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी भाषाएं हैं उसमें, तो बहुत ईजी कर देगा ये काम को। इसके रिजल्ट्स आप देख लो तो आपको फुल अचीवर्स कैटेगरी में कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है। फ्रंट रनर्स में आपको देखने को मिल रहा है, पर उत्तर प्रदेश से कोई नहीं देखने को मिल रहा है। परफॉर्मर्स में आपको यूपी से अप्रॉक्स 6000 जो है पंचायत, 6593 पंचायत देखने को मिलती हैं। टॉप में आपको गुजरात ही दिखेगा, चाहे फ्रंट रनर हो चाहे परफॉर्मर्स हो। ठीक है,
नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये 4th एडिशन था। पहली बात तो ये फर्स्ट नहीं है, जैसे कि पंचायत राज इंडेक्स जो है दैट इज जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है दैट वाज फर्स्ट। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, चलो पंचायत के बारे में हमने एडवांसमेंट इंडेक्स पढ़ा, अब यू गाइस गोना टेल मी कि पंचायत कौन से पार्ट में आती हैं? इज इट पार्ट 9? यस या नो में, बस सिर्फ यस या नो, वाई और एन लिख दो, ठीक है। और अगर नो कर रहे हो तो बताओ कि कौन से पार्ट में आती हैं, ठीक। कौन से शेड्यूल में आती हैं? क्या 9th शेड्यूल में आती हैं पंचायत? ठीक है, मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे 9 लिखा है। क्या शेड्यूल 9 में आती है पंचायत या फिर पार्ट 9 में आती हैं? ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पंचायत से रिलेटेड है? इज इट 73rd अमेंडमेंट एक्ट? हाँ या ना में जवाब, तो सिर्फ हाँ या ना, ओनली वाई एंड एन। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट आप वाई तो टाइप कर सकते हो। देन आपको कुछ कमेटीज याद रखनी है, ठीक है, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, इज इट रिलेटेड टू पंचायती राज? ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, गाडगिल कमेटी, थुंगौन कमेटी, सिंघवी कमेटी, ठीक है, कुछ कमेटीज हैं तो आपको याद रखनी। थुंगौन कमेटी, आप जाकर के लक्ष्मीकांत ओपन करिए, पंचायत वाला चैप्टर जो है रट मारिए। रट इन सेंस आप एक बार रीडिंग लगा लिए, आपके जो भी रिवीजन है वो पंचायत से कवर हो जाएगा, लक्ष्मीकांत से, या आपने कोई नोट्स बनाए दैट विल बी फाइन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 4th एडिशन आया है, अप्रैल में रिलीज होता है। कौन प्रिपेयर करता है इसे? तो टाटा ट्रस्ट। हु प्रिपेयर्स द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? तो टाटा ट्रस्ट का काम है इसको प्रिपेयर करने का। कोलैबोरेशन है इसके साथ 6 मेजर सिविल सोसाइटीज और थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन इसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टिस प्रयास एंड विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। यहाँ पे जो है 4 मेन पिलर्स हैं इसके, ठीक है। कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया तो होता है जस्टिस को नापने का, जैसे कि पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स की कंडीशन कैसी है, जेल की कंडीशन कैसी है, और लीगल एड कैसा मिल रहा है। आपको पता है फ्री लीगल एड टू द पुअर आपको डीपीएसपी में देखने को मिलता है। मैंने डीपीएसपी का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, अप्रॉक्स 10 मिनट का होगा वो, उसमें मैंने डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स आपको एट अ ग्लांस रिवाइज कराए थे। आप मुझे बताओगे कौन से आर्टिकल में मेंशन है फ्री लीगल एड टू द पुअर। देन 2022 में अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको सेपरेटली असेस करा गया था, ठीक है, सेपरेटली बात करी गई थी इसके बारे में। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है कि ऑल द स्टेट्स का डेटा है? नो, देयर इज ओनली 25 स्टेट्स का डेटा, ठीक है, ओनली 25 स्टेट्स का डेटा इज ओनली रिप्रेजेंटेड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। सारे के सारे स्टेट्स का, कितने स्टेट्स हैं? यस या नो में जवाब दो। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। देखो 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 3 स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड, आपको ये देखना है। 8 की 8 यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड ही नहीं करा गया है एंड 3 स्टेट्स को भी नहीं इंक्लूड करा गया है, जैसे कि असम, मणिपुर एंड नागालैंड। तो AMN स्टेट्स जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देन अब आपको इसमें देखना है कि बेस्ट परफॉर्मेंस इन पुलिसिंग एंड जस्टिस। अगर मैं बात करूं पुलिसिंग एंड जस्टिस के बारे में तो विच इज द बेस्ट परफॉर्मर, विच स्टेट हैज परफॉर्म्ड द बेस्ट? तो कर्नाटका हैज परफॉर्म्ड द बेस्ट इन द पुलिसिंग एंड जस्टिस कैटेगरी। तो कर्नाटका की पुलिसिंग बहुत अच्छी है, जस्टिस वहां पे बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर हो रहा है, तो कर्नाटका इज फर्स्ट। आंध्र प्रदेश इज सेकेंड एंड थर्ड इज तेलंगाना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों के तीनों जो टॉप 3 स्टेट्स हैं ये आपको साउथ इंडिया के देखने को मिल रहे हैं, मतलब डेक्कन वाले रीजन के देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी में बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। अगर मैं बात करूं इसी में वर्स्ट परफॉर्मर्स के बारे में, तो क्यों याद रखना है वर्स्ट परफॉर्मर? क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश जो है इसमें वर्स्ट परफॉर्मर है, ठीक है, मतलब लास्ट आपको सेकंड लास्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश, आप ये समझ सकते हो, क्योंकि लास्ट वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बॉटम पे आ गया है ये। यहाँ की पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी बहुत बेकार है इस रिपोर्ट के हिसाब से। देन 17th पे आपका उत्तर प्रदेश है, ये स्ट्रगल कर रहा है जस्टिस डिलीवरी में, सही से जस्टिस नहीं डिलीवर कर पा रहा है लोगों को। उत्तर प्रदेश 17th रैंक पे है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्ट्रगल कर रहा है जस्टिस डिलीवरी में। अब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स अमंग द स्मॉल स्टेट्स। स्मॉल स्टेट्स में टॉप परफॉर्मर कौन है? स्मॉल इन द टर्म्स ऑफ साइज।
टॉप परफॉर्मर है इसमें सबसे पहला जो है दैट इज सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश लास्ट है, सेकंड लास्ट है, मतलब लास्ट वेस्ट बंगाल है, सेकंड लास्ट उत्तर प्रदेश है, स्ट्रगल कर रहा है जस्टिस डिलीवरी में। तो भाई ये अच्छा करना चाहिए। देन आपको पता है कि तमिलनाडु सरकार का गवर्नर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, इसके बारे में वर्डिक्ट दिया है। अब देखो, आपको पता है गवर्नर इज समवॉट कोरिलेटेड विद द प्रेसिडेंट, मतलब कुछ पावर्स, कुछ क्या ऑलमोस्ट ऑल दी पावर्स जो कि आपको प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलती हैं, दे आर इक्वल टू गवर्नर। चाहे वो पार्डनिंग पावर्स हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हो, या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स हो, बिल को पास करने के जो जो अधिकार आपको प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको गवर्नर के पास भी मिल जाती हैं, ठीक है। एंड तमिलनाडु की जो सरकार है वो अपने गवर्नर से खुश नहीं है, क्योंकि वो जो बिल्स पास करती है गवर्नर का लास्ट असेंट चाहिए होता है उस पर, एंड गवर्नर जो है उसको पॉकेट वीटो की तरह कंसिडर कर लेते हैं। क्या न्यूज में है देखते हैं। न्यूज में पर चाहे जो भी हो, आपको गवर्नर पॉलिटी से रिवाइज कर लेना है, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि जो तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस चल रहा था उसमें क्लैरिफाई करा है कि गवर्नर्स मस्ट एक्ट ऑन द स्टेट बिल्स इन टाइम बाउंड मैनर। कई बार ऐसा होता है रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस कर दिया जाता है, चलो वापस आ गया, ठीक है, तो गवर्नर इज बाउंड टू साइन। बट इतने टाइम बाद भी कई बार ऐसे बिल पेंडिंग छोड़ दिए जाते हैं एज यूजिंग इट एज अ पॉकेट वीटो, ठीक है। आप सस्पेंसिव वीटो का यूज कर सकते हैं, बट आप पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं। इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए आप जो है बिल को ऐसे ही रख देते हैं। तो इसीलिए तमिलनाडु सरकार जो थी वो खुश नहीं थी। देन उसके बाद क्या बात हो रही है, एक काम करूं मैं आपके लिए, एक बार इसको एट अ ग्लांस देख लेते हैं, फिर हम लक्ष्मीकांत पे चलते हैं। लक्ष्मीकांत में एट अ ग्लांस जो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है हमारी, उन्हें अंडर आर्टिकल 143 उन्होंने एक रेफरेंस करा सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताइए कैन सुप्रीम कोर्ट स्टिपुलेट एनी टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम जो है वो बता सकता है कि इतने टाइम पीरियड में गवर्नर को इस बिल पे कुछ ना कुछ तो सोचना है, ठीक है। इनडेफिनेट टाइम के लिए आप विदहोल्ड कर रहे हो। देन उसके बाद आपको ये याद रखना है कि उस टाइम पे जज कौन थे, तो जस्टिस JP पर्दीवाला एंड R महादेवन ये उस टाइम पे जस्टिस थे। इन्होंने बोला, अंडरस्कोर करा कि जो लिमिट है गवर्नर के रोल की, एंड रीअसर्ट करा कि प्राइमेसी जो है इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट की इन द फेडरल डेमोक्रेसी। आपको पता है कि गवर्नर का काम क्या होता है, गवर्नर इज लाइक अ रेजिडेंट। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जैसे हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने एक मुगल कोर्ट में या फिर जो कोर्ट्स होते थे उनमें रेजिडेंट को बैठा दिया था। क्या है गवर्नर, गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर या तो इलेक्टेड तो होता नहीं है, गवर्नर का कुछ होता नहीं है, गवर्नर तो अपॉइंटेड होता है, जस्ट वो तो हैंड एंड सील के अंदर काम करता है प्रेसिडेंट की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जासूस नहीं हो गया। आप खुद सोच के देखो। फिर इसका जजमेंट आता है 8 अप्रैल को, और ये एटलीस्ट 3 वेज के बारे में बात करता है। पहला बोलता है, कुछ गाइडलाइंस देता है कि गवर्नर को एक्ट करना चाहिए अगर वो बिल या तो रिफ्यूज कर रहे हैं या तो वो रेफर कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। गवर्नर के पास क्या पावर्स होती हैं बिल को लेकर के, या तो वो बिल को असेंट दे दे तो बिल एक्ट बन जाता है, विदहोल्ड कर ले तो बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे, और फिर अगर जो विधानसभा है वो वापस भेजती है बिल तो गवर्नर इज बाउंड टू साइन इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन अगर दोबारा पास होकर के आता है तो। देन उसके बाद गवर्नर के पास एक और पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज सकता है, ठीक। तो कुछ टाइम पीरियड तो होना चाहिए। देन सेकंड बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक करा कि एक पावर टू डू है सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस की अंडर आर्टिकल 142। अगर हम आर्टिकल 142 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर कि वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, एंड जो बिल्स हैं उनको पास कराने के लिए कुछ कुछ तो गाइडलाइंस इशू कर ही सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कौन करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। देन थर्ड इज इट हैज गिवन इटसेल्फ द पावर, उसके पास खुद के पास पावर है कि वो मैंडामस जो है वो इशू कर सकता है प्रेसिडेंट को अगर बिल हैज बीन रेफर टू द प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर। आपको पता है गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो रेफर कर सकते हैं बिल प्रेसिडेंट को। अब सुप्रीम कोर्ट के पास चले गई तमिलनाडु सरकार, क्योंकि वो खुश नहीं थी, उनके बहुत सारे बिल बहुत टाइम से पेंडिंग थे गवर्नर के पास में और कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा था। सोचिए अब 12 बिल्स 3 साल से पेंडिंग थे जिनको असेंट नहीं मिल रहा था, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा था उन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अंडर आर्टिकल 200 अगर एक बिल को पास कर दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से, अगर आप देखो टुम्बक स्टेट्स में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जिसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है, मतलब सिर्फ विधानसभा ही है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप पास करते जाते हैं गवर्नर के पास
फॉर अप्रूवल। बिल भाई पास हो गया दोनों हाउसेस से, उसके बाद कहाँ जाता है? एक्ट बनने के लिए गवर्नर का असेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नर के पास कुछ ऑप्शन है, जैसे चाहे तो वो असेंट दे दे तो वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। विद होल्ड कर ले तो इसका मतलब भाई रिफ्यूज ही कर रहे हैं वो, उनको नहीं साइन करना उस पर। रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, तो जो मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में वो था एज सून एज पॉसिबल विद सजेशंस। भाई अगर गवर्नर के पास कोई बिल आया है, फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस मान लो विधानसभा में भेज रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज रहे हैं, तो एज सून एज पॉसिबल सजेशंस के साथ भेजना चाहिए उनको। टाइम पीरियड यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं करा गया था। अगर विधानसभा दोबारा से बिल को चाहे चेंज करके भेजे या ना भेजे, चेंज करके भेजे या ना भेजे, तो गवर्नर के बाउंड होता है कि उसे असेंट देना पड़ेगा। ठीक, अब उसके पास एक और पावर है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, बट स्पेशली इफ इट अफेक्ट्स द हाई कोर्ट पावर्स और इन्वॉल्व्स कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं अगर इन सारी चीजों से अफेक्ट हो रहा है मामला। तो प्रेसिडेंट का क्या रोल है? बिल पहुंच गया, गवर्नर ने भाई रेफर कर दिया प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? अंडर आर्टिकल 200 प्रेसिडेंट के पार्ट्स के बारे में बात करी गई है। जब जो गवर्नर है वो बिल रिजर्व कर लेते हैं प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट है तो ग्रांट कर दे तो एक्ट बन जाएगा, विदहोल्ड कर ले तो खत्म मान लो बिल, रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हर बिल को आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो एक्सेप्ट द मनी बिल्स, क्योंकि मनी बिल्स जो होते हैं वो गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे लोकसभा से आए चाहे विधानसभा से आए, ये प्रायर परमिशन से आते हैं। लोकसभा में प्रेसिडेंट की और गवर्नर की जो है विधानसभा में, तो प्रायर परमिशन से ही आते हैं। तो फिर आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो उनको? देन लेजिस्लेचर को कंसिडर करना चाहिए विद इन 6 months ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर एंड एक्ट विद इन 6 months ऑफ रिटर्न। भैया रिटर्न करने के 6 महीने में उनको तो देखना चाहिए ना, ठीक है, 6 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे बॉन्ड है। देन अब कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है यहाँ पे कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट को उस बिल पे जो है कुछ एक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स जो है वो पास नहीं हो पाते। या फिर अगर आप सपोज करो यहाँ पे कि मान लो ये तमिलनाडु है, यहाँ पे बी की सरकार है, ठीक है, बी की सरकार है और गवर्नर बैठा है ए का, ठीक है, और ए की ही सरकार जो है वो सेंटर पे है। तो आप खुद सोच के देखो क्या वो यहाँ के बिल पास होने देगा? खुद दिमाग लगा के देखो, आप सोच के देखो। देन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एन ऑब्सोल्यूट या फिर पॉकेट वीटो। मुझे पता है, आपको भी पता होगा, सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है, बट एब्सोल्यूट या फिर पॉकेट वीटो तो हमारे यहाँ नहीं है, एंड क्वालिफाइड वीटो भी हमारे यहाँ नहीं है कि ज्यादा मेजोरिटी से पास करके भेज दिया तो फिर करना पड़ेगा, असेंट देना पड़ेगा। नहीं, इनडेफिनेटली गवर्नर जो है डिले कर ही नहीं सकते, ठीक है। कुछ हाईलाइट्स है, जजमेंट की हाईलाइट्स मैं आपको बता रही हूँ। इनडेफिनेटली गवर्नर डिले नहीं कर सकते। उसके बाद गवर्नर जो है एक्ट करेंगे एड एंड एडवाइस ऑन द स्टेट कैबिनेट। जो स्टेट की कैबिनेट है उसके एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे गवर्नर। ये किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 200 इसके बारे में बात करता है कि जो गवर्नर है वो स्टेट कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेंगे। अब लेजिस्लेचर ने दोबारा से पास कर दिया बिल को विद या फिर विदाउट अमेंडमेंट्स करे या तो नहीं करे, तो गवर्नर बाउंड होता है, आपको असेंट देना ही पड़ेगा गवर्नर साहब। गवर्नर रिजर्व नहीं कर सकते हैं। दोबारा से अगर बिल को पास करके भेजा गया है लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो गवर्नर कैन नॉट रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन, ठीक है। ऐसा बार बार नहीं चलेगा, ऐसा तो बिल पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा गेम चलता रहेगा। इट्स लाइक अ थ्रो बॉल की तरह हो जाएगा, आज मेरे पास कल तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारे पास, बस ऐसे गेम ही चल रहा है बास्केट कुछ थ्रो बॉल की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम लिमिट्स जो है प्रिस्क्राइब करी है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला When a bill is presented to the governor, गवर्नर के पास अगर कोई एक बिल आता है बेस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, तो गवर्नर जो है एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन प्रॉम्प्टली, बहुत जल्दी उन्हें एक्शन जो है लेना चाहिए, एंड विद इन 1 month जो है उन्हें उस पर कुछ ना कुछ जो है अपनी कार्यवाही करनी चाहिए विद इन 1 month। तो टाइम पीरियड क्या प्रिस्क्राइब करा है? 1 month। विद इन 1 month कुछ ना कुछ तो एक्शन उनको लेना ही चाहिए बिल पे। उसके बाद कुछ सिचुएशंस आ रही हैं जब स्टेट गवर्नमेंट को इटसेल्फ एडवाइस करना पड़ रहा है गवर्नर को टू रेफर द बिल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस है, कुछ सिचुएशंस है, जैसे कि पॉसिबल कंफ्लिक्ट हो सकता है यूनियन लॉ या और इंटरेस्ट के साथ में, तो क्या करना है? इन ऑल सच इंस्टांसेस वेदर फॉर द असेंट और रेफरल द 1 month टाइम लिमिट अप्लाइज। एक महीने की टाइम लिमिट जो है दैट अप्लाइज, ठीक है, 1 month, विद इन 1 month। रिफ्यूजल टू असेंट मतलब आपको रिटर्न करना है बिल, ठीक है, रिटर्न करना है आपको, रिफ्यूज कर रहे हैं आप, तो गवर्नर इंटेंड्स टू विदहोल्ड असेंट
and disagrees with the Council of Ministers, then governor must return the bill to the legislature along with a detailed message. अगर आप सोच लो आप रिफ्यूज कर रहे हो, आपको असेंट देना ही नहीं है, आपको लग रहा है ये बिल बहुत वाहियात है, मुझे इस पे असेंट नहीं देना है, तो आप रिटर्न कर रहे हो बिल, तो आपको एक डिटेल्ड मैसेज के साथ जो है रिटर्न करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए क्या क्या रीजन है जिस वजह से आप इसको असेंट देना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए भी कोर्ट ने एक टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन करा है, वो टाइम पीरियड 3 months, मैक्सिमम टाइम है 3 month। आप चाहे 1 महीने में दे दो, 2 महीने में दे दो, आप 2 महीने 29 days में दे दो, बट आपको विद इन 3 months जो है आपको कुछ भी अपनी कार्यवाही इसमें करनी है। अब रेफरल टू द प्रेसिडेंट अगेंस्ट स्टेट एडवाइस। अब गवर्नर अपनी ही मर्जी से, ठीक है, स्टेट की एडवाइस को लिए बिना ही आप प्रेसिडेंट को भेज रहे हो वो बिल, तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है अंडर आर्टिकल 200, तो वो बिल को रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास फॉर कंसिडरेशन इवन इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अगेंस्ट इट। अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अगेंस्ट भी है तो भी द गवर्नर कैन रिकंसिडर के लिए, जो कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं बिल प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। बट टाइम पीरियड यहाँ पे भी जो है बात करी गई है एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 3 महीने। 3 months से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला कुछ पीरियड में 1 महीना और 3 months जो है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। अब अगर भाई इफ द गवर्नर फेल्स, अगर इस टाइम पीरियड में गवर्नर फेल कर जाते हैं, वो काम नहीं करते, तो आप आ जाते हैं जुडिशियल रिव्यू के दायरे में। जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आप आ जाते हैं तो आप पे कुछ ना कुछ कार्यवाही हो जाएगी। देन बिल को अगर रिपास कर दिया गया असेंबली से आफ्टर रिकंसिडरेशन, आपने गवर्नर ने विधानसभा को बिल भेजा, लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल भेजा कि भैया रिकंसिडरेशन करो, उसके बाद बिल इज रिटर्न बाय द गवर्नर टू रिकंसिडरेशन एंड इज पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा उसको पास करके भेजा विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो गवर्नर बाउंड है। आज भी गवर्नर बाउंड है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे लोग बेवकूफ नहीं है, ठीक है, गवर्नर भी बेवकूफ नहीं है, बट कई बार बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कर दिया गया है गवर्नर को। अगर रिकंसिडर करके दोबारा से बिल आ रहा है तो आप जो है उसको असेंट देंगे। उसके बाद अगर आप टाइम लिमिट में एक्ट नहीं करते हो, विद इन 1 month आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, यू आर अंडर द सिस्टम, आप आ जाते हो फिर, ठीक है, फिर आपकी कार्रवाई हो सकती है। देन इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 बात करता है बेसिकली कंप्लीट जस्टिस की। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करेगा, तो इससे क्या कर रहा है, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कई सारी जो चीजें हैं वो तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका बिल जो है वो पास ही नहीं हो पाता है। इट डिक्लेयर्ड दैट 10 तमिलनाडु बिल्स वर डीम्ड असेंटेड, ठीक है, गिवन द गवर्नर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले। जानबूझ के गवर्नर जो है वो डिले कर रहे थे इस चीज में। अब आप बताओ, इसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ने की नीड है, ठीक है, चलो मैं अभी छोड़ देती हूँ लक्ष्मीकांत को पढ़ाना क्योंकि एक्सटेंड हो जाएगा बहुत ज्यादा। अभी एक ही टॉपिक में देखिए आप कितना टाइम लग गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करूं मैं, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये 2005 में आता है, ठीक है, 2005 में आता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है कि किस तरीके से डिजास्टर का मैनेजमेंट होगा इंडिया में। अब 20 साल के बाद इसमें कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बीच में आपने देखा होगा कोविड पैंडेमिक आ गया, किस तरीके से ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो है हम डील करेंगे, ये भी तो एक तरीके का डिजास्टर ही था। वी हैव एक्सपीरियंस, आवर जनरेशन हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो ये थाली बजाना हो, कोविड का टाइम हो, इतनी सारी चीजें हो, और भी बहुत सारी चीजें वी हैव एक्सपीरियंस्ड। अब इसको ना प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है एंड इट हैज बिकम एन एक्ट ऑन 9 अप्रैल 2025 का, तो ये एक्ट था पुराना वाला, ठीक। इसमें क्या बात हो रही है, आपने देखा होगा कि एनडीएमए है, एसडीएम है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये कोऑर्डिनेट करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे और अप्रूव लेंगे नेशनल प्लान का इन द लाइंस ऑफ नेशनल पॉलिसी। मतलब आप एक नेशन हो, ठीक है, हालांकि आपके स्टेट में कोई डिजास्टर आता है तो सब मिलकर के काम करते हैं, बट आपको कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए नेशनल लेवल की। उसके बाद अर्लियर अगर मैं बात करूँ तो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो कि ये सारे काम करती थी नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान्स बनाने के लिए अंडर द डायरेक्शंस ऑफ एसडीएमए एंड एनडीएमए। फिर भी ऐसा पहले होता था। अब मैंने बात करी कि एनडीएमए और एसडीएमए जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में और जो है पॉलिसीज बनाएंगी चीजों को लेकर के। फिर ये जो लॉ है एज पर द अमेंडेड लॉ, जो एनडीएमए है वो अब नेसेसरी रेगुलेशंस बना सकता है, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस बना सकता है, उसको पावर दे दी गई है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए, विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नथिंग इज पॉसिबल। Then definition of the disaster management explicitly includes disaster risk reduction. डिजास्टर का रिस्क जो है वो भी हमें कम करना है, इसकी भी बात करी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में,
ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन द पार्ट टू एस्टैब्लिश सेपरेट अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी बना सकते हो आप, जो कैपिटल सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें आप बना सकते हो। उसके बाद जो एक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करता है कि हम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स एक बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। हमें तो डिजास्टर बहुत सारे आ भी रहे हैं, आप देखोगे तो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो, अभी आपने रिसेंट देखा हो, लैंडस्लाइड्स हो, फ्लड्स हो, ड्रॉट भी आ जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है ये सब। तो भी हमें तो रहना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, मिशन लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज, सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज जो हुई है, आप देखो इसके बारे में क्या करंट अफेयर में न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसने इनिशिएट करा है सोशल प्रोटेक्शन डेटा पोलिंग एक्सरसाइज। किसकी कोलैबोरेशन के साथ? जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ और ILO के साथ। आप देखो यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो इंक्लूडेड है इसमें। ये जो एक्सरसाइज है वो यूज करेगी जो आधार है एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेटर, ठीक है, आइडेंटिफायर बेसिकली, ठीक है, जो इंटीग्रेट करेगी डेटा अक्रॉस 34 मेजर सेंट्रल स्कीम। 34 मेजर जो सेंट्रल स्कीम्स है उससे आइडेंटिफाई करेगी, जैसे कि मनरेगा, EPFO, ESIC, APY एंड PM पोषण। इसके बहुत सारी और भी पॉलिसीज है, तो 34 मेजर सेंट्रल स्कीम्स है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है। 200 crore records were processed and it is found that 65% of Indian population is covered at least one social protection benefit। कुछ ना कुछ एक सोशल प्रोटेक्शन तो देना ही चाहिए। ठीक है, इसमें बात करी जाती है बेसिकली कि जो लेबर्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए। आप मुझे बताओ कौन सी DPSP में लेबर्स की कंडीशन के बारे में बात करी जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात करी जाती है। ILO वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, उसमें इंडिया की जो प्रोटेक्शन कवरेज है उसको डबल्ड फ्रॉम 2021। अगर मैं बात करूं तो 2021 में जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज था उसको वो डबल हो चुका है अब 2024 में। इट हैज कम टू 48.8%। अर्लियर इन 2001 इट वाज 24.4%। अब ऑफिशियल विजिट थी प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन की, जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनकी ऑफिशियल विजिट थी इंडिया की। दिस वाज द थर्ड टाइम व्हेन शी विजिटेड इंडिया एंड फर्स्ट एवर विजिट ऑफ द EU कॉलेज ऑफ द कमिश्नर्स। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फेज 1 में आपको यह याद रखना है कि फेज 1 में 10 स्टेट्स हैं और उसमें उत्तर प्रदेश जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, फेज 1 को एक्सरसाइज कर दिया गया है एंड इसमें उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप देखो राजस्थान, महाराष्ट्र, 10 स्टेट्स है इसमें, तो उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, ये सारी जो स्टेट्स है वो इंक्लूडेड है इसमें। लेबर डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज स्टेट्स आर नोडल एजेंसीज। लेबर डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ के वो नोडल एजेंसीज हैं उसके। ये हमने देख लिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पोलिंग एक्सरसाइज। अब हमें देखना है लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट से क्वेश्चन पहले बन चुका है। ठीक है, अगर आप UPPCS के प्रीलिम्स के PYQs देखोगे तो लीड्स रिपोर्ट से क्वेश्चन बना है। ये क्या बात करता है? ये लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की बात करता है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से जो भी गुड्स हैं उनको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, कितने इजीली उनको ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, क्या क्या लाइसेंसिंग, क्या क्या टैरिफ है, उनकी क्या नीड है, सारी चीज़ों को ये बात करता है। कौन इसे रिलीज करता है? तो कौन कंडक्ट करता है बेसिकली इस सर्वे को? दिस इज अ सर्वे। तो जो DPIIT है, मतलब डिपार्टमेंट ऑन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसे जो है कंडक्ट करता है इस सर्वे को, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूडेड है। पहले अगर मैं बात करूँ जो फर्स्ट एडिशन था दैट वाज इन 2018। अब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इसे रिलीज करा है इस रिपोर्ट को। 6th एडिशन है, नया नहीं है, 6th एडिशन है ये उसका। अब हमें इसमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि लैंड लॉक्ड स्टेट्स में, इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। देखो आपको अचीवर्स दिख रहा है, फास्ट मूवर्स दिख रहा है और एक्सपायर्स दिख रहा है। ठीक है, अचीवर्स है, फास्ट मूवर्स है एंड एस्पायरर्स है। तो जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। अचीवर्स कैटेगरी में बात कर रही हूं मैं लैंड लॉर्ड स्टेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ की जो लॉजिस्टिक्स है वो किस तरीके से है, तो उत्तर प्रदेश हैज अचीव्ड। उत्तर प्रदेश में जो लॉजिस्टिक्स चीजें हैं किस तरीके से हो रही हैं वो अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में, हरियाणा में और तेलंगाना में भी। फास्ट मूवर्स की अगर मैं बात करूं जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स में आते हैं दैट इज मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार और हिमाचल प्रदेश। एस्पायरर्स में छत्तीसगढ़ और झारखंड है। कोस्टल स्टेट्स की इफ आई टॉक अबाउट द कोस्टल स्टेट्स में आपको महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु देखने को मिल रहा है। एक टॉप याद कर लो। देन फास्ट मूवर्स में गोवा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आप एक बार देख लोगे तो बेहतर रहेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो अचीवर्स कैटेगरी में है वो आ रहा है अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम, तो ये अचीवर्स कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसकी रीडिंग लगा सकते हो। यू कैन रीड दीज टेबल्स। PDF तो मैं आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज ही रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ उसका PDF भेज दे रही हूँ, जस्ट रीड इट वंस। ठीक है, भाषिनी, इफ आई टॉक अबाउट भाषिनी, ये बेसिकली है क्या?
आपको पता है एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जिसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनका ट्रांसलेशन चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है भाषिनी। भाषिनी लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है। इसको 2022 में फॉर द पीरियड ऑफ 3 years जो है लॉन्च करा गया था। ये डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन है, ठीक है, जिसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेट करने का काम चल रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखो कितनी लैंग्वेज है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो कितनी लैंग्वेज है, कितनी हो सकती है, आप लैंग्वेज आइडिया लगाओ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 लैंग्वेजेस है या क्या यहाँ पे, या फिर कम लैंग्वेजेस है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। जो गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम है एंड जो डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन है उसने साइन कर रहा है एक MOU कि वो प्रमोट करेंगे मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस, ठीक है। आपको पता है भाषा जो है आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। साउथ इंडिया में भाषा हमेशा से ही एक मुद्दा बना हुआ है। मैं आपको बस यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ते हैं, मेरे कनेक्शन में है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज ये है कि भाषा जो है इंसान ने अपने लिए बनाई, इंसान ने भाषा को बनाया, भाषा ने इंसान को नहीं बनाया। तो जो हम बोलते हैं वो हम नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्टर्न से। ह्यूमैनिटी की भाषा सबसे ऊपर रहती है, ठीक है, इंसानियत की भाषा सबसे ऊपर है। अपने महाराष्ट्र के कुछ केसेस देखे होंगे, कुछ डिलीवरी बॉयज हैं, उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है कि तुम मराठी बोलो, या जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज अ सोसाइटी, हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है। गारो खासी लैंग्वेजेस को जो है इंक्लूड करा गया है भाषणी प्लेटफॉर्म में। दैट्स इट। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं इस बुक में है, दैट इज ISFR रिपोर्ट 2023 की। 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट निकलती है, ठीक है। अगर पहले पढ़ा होगा तो 2021 की रिपोर्ट थी, अब रिसेंट में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। 7 स्टार दूं, 10 स्टार दूं, आपको इसमें हर फैक्ट याद होना चाहिए। मैंने फैक्ट्स लिखे भी हैं, फैक्ट्स यहाँ पे कलर भी कर दिए हैं आपके लिए मैंने, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, आपको पढ़ने में भी मजा आए। देन जो हमारे MOEFCC, बेसिकली MOEFCC, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नॉट CCC, ठीक है, उन्होंने, जो भूपेंद्र यादव है, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है। कहाँ से करी है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है, वहां से। FRI अपना देहरादून में है। फॉरेस्ट कवर मैपिंग करता है ये, ठीक है। इसमें क्या बात बोली गई, इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी जो है वो 70% से ज्यादा है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जिसकी 40% से 70% की कैनोपी है, ओपन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ 10% से 40% की कैनोपी है, और स्क्रब में जो है वो आ जाता है कैनोपी जिसकी 10% से भी कम है। डेटा सोर्स क्या है? बेसिकली सैटेलाइट से जो है इसका डेटा लिया जाता है, सैटेलाइट से डेटा बरामद करा जाता है। फॉरेस्ट यानी कि वन, ट्री माने कि पेड़। अगर आपको ये पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पता होगा आप लोगों को। दैट वाज अ लेम जोक। जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब फॉरेस्ट कवर को भी मिला लो और ट्री कवर को भी मिला लो, तो हमारी कंट्री में कितना है? दैट इज एरिया वाइज अगर मैं बात करूं स्क्वायर किलोमीटर में, तो 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। एंड ये परसेंटेज में टोटल जोग्राफिकल इंडिया का कितना है, जोग्राफिकल कितना है, तो 25.17%। आपको ना डेटा एरिया वाइज भी पता होना चाहिए, परसेंटेज वाइज भी पता होना चाहिए। स्पेशली जो स्टेट्स आ रहे हैं ना, वो तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया वाइज कौन टॉप पे है और परसेंटेज वाइज कौन टॉप पे है। 25.17% जोग्राफिकल एरिया है। टोटल फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.76% है। वेयर एज जो ट्री कवर है दैट इज 1,12,014.34 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 3.41% बन रहा है। अब कितना आपने अकॉर्डिंग टू द 2021 की रिपोर्ट जो आपने देखा होगा, जो ट्री और फॉरेस्ट कवर था दैट वाज 24.62%, ठीक, 24.62% था। इंक्रीमेंट ही हुआ इसमें, 1% तो बढ़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब फॉरेस्ट कवर आपने देखा इतना था, मैंने आपको बताया 21.76%, ट्री कवर 3.41%। आपको याद करना है, बाई हुक और क्रुक आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। स्क्रब भी देख लो 43,622.64 स्क्वायर किलोमीटर, 1.33%। जोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का? 32,87,468.88 स्क्वायर किलोमीटर, और 100% बन जाता है ये। दैट्स इट। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है? दैट इज अबाउट 1,445.81 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.18% इंक्रीज हमने देखने को मिला है लास्ट असेसमेंट से, मतलब 2021 के असेसमेंट से। नीचे सारी टेबल दी हुई है, बट मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे बताना आपके लिए ईजी रहेगा कि जो फॉरेस्ट कवर है, अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पे है, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो मैकबुक होती है, आपको याद रखना है। फॉरेस्ट कवर में टॉप 3 में जो है मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। अगर यही मैं परसेंटेज वाइज बात करूं कि परसेंटेज वाइज कौन टॉप पे है,
ठीक है। तो परसेंटेज वाइज टॉप पे है लक्षद्वीप, कौन है, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर में टॉप पे है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर की बात नहीं करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर में लामा टॉप पे है, लामा, LA से लक्षद्वीप, M से मिजोरम और A से अंडमान। तो लामा जो है फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज टॉप पे है। एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ तो मैकबुक है, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। एरिया वाइज ये है, परसेंटेज वाइज ये है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार ये देख लेना, नहीं तो नहीं भी देखोगे तो जितना मैंने बता दिया उतना चलेगा। ये बात करता है कि 19 स्टेट्स यूटीज में अबाउट 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है, ठीक है। 33% जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है। और इसमें से भी अगर मैं बात करूँ तो 8 स्टेट्स और यूटीज में, जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% ऑफ फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है। मतलब 33% का भी अगर मैं बात करूँ, 75% तो आपको इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और लक्षद्वीप और अंडमान में ही देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज की अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट कवर में, ठीक है, तो वो कहाँ ऑब्जर्व करा गया है, मैक्सिमम इंक्रीज, इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है, ये तो मैंने आपको टॉप बताया कि टॉप कौन कौन है। इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है, तो इंक्रीमेंट अगर मैं बात करूं, अगर एरिया वाइज की बात करते हैं इंक्रीमेंट, तो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है इंक्रीमेंट। देन उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। मैक्सिमम इंक्रीज इन एरिया में देखा गया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है एरिया वाइज, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। आप एक बार चेकआउट कर लेना इनके एरिया वाइज कितने नंबर्स में है, डिजिट्स क्या क्या है। देन उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे वही चीज दे रखी है जो मैंने आपको ऊपर समझा दी। टॉप 3 स्टेट्स एरिया वाइज, टॉप 3 स्टेट्स परसेंटेज वाइज, मैकबुक है यहाँ पे, उसके बाद लामा है, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान। फिर डिक्रीज, घटा कहाँ पे है, जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, ये फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात थी, जो मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर था। अब हम फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात कर रहे हैं, तो डिक्रीज कहाँ पे देखा गया है, ये फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों था। डिक्रीज कहाँ पे देखा गया, सबसे ज्यादा डिक्रीज जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ है, फिर कर्नाटका में, फिर लद्दाख में, फिर नागालैंड में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डिक्रीज आपको देखने को मिला है, पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिला है, ठीक है। टॉप 3 एरिया वाइज अगर बात करूँ तो मध्य प्रदेश जो है वो अभी भी टॉप पे है, भले ही डिक्रीज हुआ उसमें। देन मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पे है, ठीक है, पेड़ पौधे कहाँ पे हैं ज्यादा, तो वो आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय राजस्थान। देन 3rd नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। तो ट्री कवर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 3rd नंबर पे उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है ट्री कवर में, ठीक है। आप देख लेना 8950.92 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी डेंस फॉरेस्ट भी इतना इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी, आप एक बार चेकआउट कर लेना, एक बार रीड कर लेना। फिर मैंग्रोव्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंग्रोव्स की जो मैंग्रोव्स है कंट्री में, दैट इज अराउंड 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.15% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री क्लासिफाई करते हैं। नोटेबल इंक्रीज जो है मैंग्रोव्स में कहाँ देखा गया है, तो आपको आंध्र प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में नोटेबल इंक्रीमेंट देखा गया है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, देन उसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। मैंग्रोव्स देख लो 4991.8 स्क्वायर किलोमीटर है, 0.15% इसको थोड़ा अकोमोडेट करते हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है। उसके बाद ये देख लो स्टेट वाइज मैंग्रोव्स देख लो, तो स्टेट वाइज मैंग्रोव सबसे ज्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। स्टेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे ना कि इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सुंदरबंस डेल्टा देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, इसीलिए सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिल रहे हैं। सेकंड, गुजरात में भी आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। थर्डली अगर मैं बात करूँ तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है। फोर्थ आपको आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट भी आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है। फिर अमंग दी स्टेट्स इफ आई टॉक अबाउट द हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक है, जो हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे, फिर केरला में, फिर उत्तराखंड में, ठीक है। ये आप एक बार रीड आउट कर लेना, मैंने मार्क कर दिया, रीड आउट कर लेना। टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया, बैम्बू बांस, ठीक है, बैम्बू बियरिंग एरिया कितना है एस्टिमेटेड कंट्री में, तो इट इज अराउंड 1,54,617 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें भी इंक्रीज देखा गया है अप्रॉक्स 5,227 स्क्वायर किलोमीटर का जो बैम्बू है, बांस है 2021 की अगर मैं रिपोर्ट से बात करूं। सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर मैं बात करूं तो देखा गया है वो है मध्य प्रदेश के, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको फॉरेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट कवर में भी। मध्य प्रदेश में आपको बैम्बू बियरिंग एरिया में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। तो बैम्बू में 4 स्टेट्स टॉप पे हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, देन उड़ीसा। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री भी आपको नेशनल लेवल पे जो है इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा, इसमें भी इंक्रीज ही हुआ है। देन हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक और एग्रो फॉरेस्ट्री में जो है वो महाराष्ट्र में है, फॉलोड बाय कर्नाटका, उसके बाद उड़ीसा, फिर राजस्थान। एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। यूटीज की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में, फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम कार्बन स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन स्टॉक, देन फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, ठीक है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट और ट्री कवर
ठीक है, उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज, बट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में दे रखा है। तो उत्तर प्रदेश का आप देखो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 2,40,927.56 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है एक बार देख लो, 15,045.80। अब परसेंटेज में 6.24%। ट्री कवर की बात करें, ये फॉरेस्ट कवर था परसेंटेज और एरिया में। ट्री कवर की बात करें तो टोटल एरिया है ट्री कवर का 8,950.92 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 3.71%। दोनों मिला करके अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज में जो है आपको देखो कि 9.96% है, अकोमोडेट करता है ये, एंड 23,996.72 टोटल एरिया है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों के ही अंडर। अब ये बेसिकली यहाँ पे डेटा था उत्तर प्रदेश का ही। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इन उत्तर प्रदेश अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसमें आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया स्क्वायर किलोमीटर में है, क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है एरिया का वो कहाँ कहाँ पे है, तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। सोनभद्र फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर में आपको फॉरेस्ट कवर, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ये जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। लोवेस्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो लोवेस्ट है आपका भदोही में, मऊ में और संभल में। अब बताओ भदोही का क्या फेमस है, सोनभद्र का क्या फेमस है, लखीमपुर खीरी का बताइए वहां पे कौन सा आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है क्या, या फिर नेशनल पार्क है वहां पे, क्या ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। तो अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ, लोएस्ट फॉरेस्ट कवर की, अभी फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, तो लोएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो भदोही है, मऊ है और संभल है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करूँ तो सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज में भी हाईएस्ट में सोनभद्र ही है। ठीक है, परसेंटेज में भी हाईएस्ट पे सोनभद्र ही है, देन चंदौली, देन श्रावस्ती, चंदौली उसके बाद श्रावस्ती। परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो सोनभद्र है, चंदौली है और श्रावस्ती है हाईएस्ट में। लोएस्ट में अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट कवर के बारे में तो भदोही है, भदोही आपको एरिया वाइज भी सबसे कम ही देखने को मिलेगा, फिर मैनपुरी है, फिर बलिया है, मैनपुरी है और बलिया है। बलिया क्या है, सबसे ज्यादा ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ स्टेट, सॉरी फॉर सेइंग स्टेट अगेन एंड अगेन। तभी आप लोग बोलते हो ये तो गलत बोल दिया, क्योंकि मैंने बोल दिया गलत, मैं डिस्ट्रिक्ट बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या, ये जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। सॉरी यार, सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक कि मैंने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट बोल दिया। देखो यार, ह्यूमन बींग्स है, हम इंसान है, थोड़ी बहुत कभी कभी कहीं पे गलती हो जाती है। जो ये किताब बना रहा है, ठीक है, जिसने पब्लिश करी, जिसने इसको एडिट करा, उससे भी कहीं ना कहीं गलती हो गई है, कुछ चीज में गलती हो गई। मैंने भी अगर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाया तो यू गाइज आर देयर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इतने पोलाइटली रिप्लाई कर देते हो। ठीक है, गलती हो जाती है, सॉरी फ्रॉम माय साइड, आई एम वेरी सॉरी कि अगर थोड़ी बहुत भी कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो। बट जैसे ही पता चलेगा अगर कोई गलती हुई है मुझसे, तो आप लोग मुझे या तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं खुद नेक्स्ट वीडियो में जो है उस गलती को सुधार लूंगी। माफी मांग रही हूँ अपनी साइड से। केन बेतवा अगर मैं बात करूँ, रिवर का इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बेसिकली पुराना है, ठीक है, नया नहीं है, बहुत रिसेंट में ये नहीं है, बट पुराना है। इसका 2024 में ही फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। देखो ये वाला जो एरिया है ना, आप अगर मैं बात करूँ तो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पे ड्रॉट आ जाता है, पानी की कमी है। तो ये खजुराहो में मध्य प्रदेश में इसका फाउंडेशन सेरेमनी हुई थी, क्योंकि ये पहला इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर्स हो रहा था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे और प्लान्स चल रहे हैं, केन बेतवा तो चल ही रहा है, बहुत सारे और भी प्लान्स हैं। इस पर डैम बनाया जाएगा केन रिवर पे, ठीक है, पानी को जो है लिया जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल भी बनाया गया है, एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। प्रोजेक्ट का आप देख लो क्या क्या एस्टिमेटेड है, 44,605 करोड़ रुपीस जो है इसके लिए करा गया है। अब सोनमर्ग टनल, आपको पता है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो हिली टेरेन वाले स्टेट्स है ना, यूटीज जो है, यूटीज एक्चुअली में, उसमें टनल्स वगैरह का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है। देन प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जेड मोर टनल जो है जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट कर दी। अब जेड मोर टनल का जो है नाम बदल करके इसको रीनेम कर दिया गया है सोनमर्ग टनल। ठीक है, सोनमर्ग टनल इसका नाम बना दिया गया क्योंकि ये जेड शेप की थी, ठीक है, इसकी शेप जो है कुछ जेड तरीके से थी, इसीलिए इसका नाम जेड मोर टनल रखा गया था, बट इसका नाम अब चेंज कर दिया गया, रीनेम हो गया है सोनमर्ग टनल से नाम से। ये जो टनल है ये गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, एंड इसका जो स्ट्रेच है ना, ये कितनी लेंथ है इसकी, इट इज 12 किलोमीटर, इट इज 12 किलोमीटर। हैव यू ट्रैवल टू अटल टनल, आपने देखी है अटल टनल, आप में से कौन गया है लद्दाख? ठीक है, अभी मैं रिसेंट में मैं विजिट करके आई थी अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने देखा अटल टनल को, मतलब मार्वलस। आप यहाँ से जाओगे, आपको एक तरफ से जब आप एंटर करते हो नॉर्थ पोर्टल और जो साउथ पोर्टल है उसमें आप जाते हो,
तब आप देखो आपका व्यू ही बदल जाता है। सच मेस्मराइजिंग, मतलब आप देश विदेश जाओ नहीं, पहले अपने कंट्री घूमो, नो अबाउट इंडिया फर्स्ट, ठीक है। आप जाना यार, एग्जाम दे लो, उसके बाद घूमने जरूर जाना, निकल जाना पहाड़ों में। देन टोटल प्रोजेक्ट का जो था वो इट वॉज कॉस्टिंग अबाउट 2700 करोड़। जो प्रोजेक्ट था वो इंक्लूड करता है इतना इतना लॉन्ग टनल, ठीक है, पैरेलल टनल भी है, एस्केप टनल भी है, इसकी 2 लेन टनल है ये, मतलब आने जाने का रास्ता अलग है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। ये 8652 फीट अबव सी लेवल है, ठीक है। ये किस किस के बीच में है? ये श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में ले के रूट में आती है। आप जाइए कभी पहाड़ों में, जाइए, मजा आएगा आपको। मनाली जाइए, लद्दाख जाइए, दीज आर द ड्रीम डेस्टिनेशंस ऑफ यंगस्टर्स। ये भाई लद्दाख जाना है, ठीक है, आप यार तैयारी कर लो। आप तैयारी कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स आ रहा है 12 अक्टूबर को, आप मत सोचो, आप प्रीलिम्स निकल जाओ, उसके बाद एक ट्रिप करने चले जाओ, ठीक है, घूम आना कहीं पे। मसाली, अब मसाली क्या है? मसाली जो है वो इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज है। आप अगर करंट अफेयर पहले से पढ़ते हो, तैयारी में हो, तो आपने मोढेरा का नाम सुना जरूर होगा, ठीक है। मोढेरा विलेज का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि पहला सोलर विलेज बनता है। कहाँ पे था मोढेरा? मोढेरा सन टेम्पल आपने जरूर सुना होगा, गुजरात में है, दिस इज सिचुएटेड इन गुजरात। अब मसाली जो है वो भी गुजरात में ही सिचुएटेड है, और ये बॉर्डर पे है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। और ये जो है सेकंड विलेज बन जाता है, सोलर विलेज बन जाता है, और पर फर्स्ट बॉर्डर पे विलेज बन जाता है, ठीक है, बॉर्डर वाला पहला विलेज बनता है। मोढेरा वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट 24/7 पावर्ड सोलर विलेज, सोलर पावर्ड विलेज, ठीक है। सोलर पैनल्स पे आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, सब्सिडी भी जो है दे रही है। आपके घर में सोलर पैनल्स लग गए क्या? आप लोग बताइए मुझे, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप फेस कर रहे हैं सोलर पैनल्स को लगवाने के बाद? आपको अच्छा लग रहा है कि आपके घर में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक लग गया है? देन मसाली जो है वो डिक्लेयर हो गया इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज, एंड इससे पहले मोढेरा जो था वो सोलर विलेज बना था इंडिया का। बॉर्डर वाला एरिया का मसाली पहला है, कंफ्यूज मत हो जाना। देन इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है दैट इज स्टैब्लिश्ड इन सोनीपत हरियाणा, ठीक है। सोनीपत में आप स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा जानते होंगे, बहुत सारी स्पोर्ट्स अकेडमी आपको सोनीपत में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस के, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के अर्जुन राम मेघवाल, और जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने मिलकर के इनॉग्रेट करा है ये जो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है। क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करा इनॉग्रेट, और ये कहाँ पे है? दिस इज सिचुएटेड इन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है सोनीपत में, यहाँ पे ही म्यूजियम को इनॉग्रेट कर दिया गया है। क्यों करा गया? आपने देखा होगा रिसेंटली 75th एनिवर्सरी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा था, कब करा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट? 2 डेट्स आपके सामने आती हैं, एक है 26 नवंबर 1949, एक है 26 जनवरी 1950। प्रियम्बल में यही डेट मेंशन है। रिपब्लिक डे इस दिन मनाते हो, क्यों? पूर्ण स्वराज की वजह से। लाहौर सेशन याद करो, गो बैक टू पूर्ण स्वराज, गो बैक टू द लाहौर सेशन, गो इनटू द मॉडर्न हिस्ट्री, और देखो प्रियम्बल पढ़ो, देखो कि ये डेट मेंशन है प्रियम्बल में 26 नवंबर। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, याद करो प्रियम्बल, बोलो प्रियम्बल, ठीक है, लिखो प्रियम्बल को, लिख सकते हो प्रियम्बल को, अपनी डायरी जो भी बनाई है उसमें प्रियम्बल को लिख डालो, आपको याद हो जाएगा, देखना। देन आपको पता है कि विद वाइल द म्यूजियम हाउसेज ऑफ वेल्थ, बहुत सारे हिस्टोरिकल मटेरियल है यहाँ पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड थे। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, बट और भी सारे इवेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, चीज़ों को और भी दर्शाया गया है जो कि 26 नवंबर 1947 से पहले की थी। प्रियम्बल में यही डेट मेंशन है, गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज कि 26 जनवरी है, नो। संविद, संविद जो है वो इंडिया का पहला रोबोटिक टूर गाइड है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट रोबोटिक, एक रोबोट है वो आपको गाइड करेगा, रोबोट जो है वो आपको गाइड करेगा, संविद नाम है उसका, ठीक। तो अब देख लो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो यूनियन कैबिनेट को चेयर करते हैं हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने अप्रूव कर दिया इस मिशन को, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये स्कीम एक इंडिपेंडेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो स्कीम होती है जिसमें कुछ शेयर जो होता है वो सेंट्रल देता है, कुछ शेयर जो होता है स्टेट बेयर करता है, ठीक है, कुछ परसेंटेज जो होता है अमाउंट का वो स्टेट बेयर करता है, कुछ सेंटर देता है। सेंट्रली सेक्टर, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है उसमें 100% फंडिंग जो होता है वो सेंट्रल करता है। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है वो इसे इंप्लीमेंट कर रही है। इसका टोटल आउटले देखो कितना है, 2481 करोड़, ठीक है, ये आपके एक साल 2026 तक के लिए है। 15,000 क्लस्टर्स ऑफ ग्राम पंचायत में इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा, दैट्स इट। और इसका एडिशनली इसमें जो है 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स भी सेटअप करे जाएंगे बेस्ड ऑन द नीड, क्या नीड है उसके हिसाब से। बहुत पुराना करंट अफेयर, नमो ड्रोन दीदी योजना। अगर मैं बात करूं 1 साल पहले भी अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस न्यूज, ठीक है।
नमो ड्रोन दीदी योजना। ये सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर, ठीक है। अब की क्या बात बता रहा है, ये इंडिया के बारे में बोल रहा है पहले पैराग्राफ में कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर का कंज्यूमर है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है मतलब इंडिया फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम भी बहुत ज्यादा करता है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, बट बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पे हेवीली ड्यू टू लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत कम है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज। तो आत्मनिर्भर हमें बनना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत को बनना है। तो आप देखो नैनो फर्टिलाइजर्स कुछ यूनिट प्लांट सेटअप करे जाएंगे जिसमें कि डेवलप करेंगे हम लोग नैनो फर्टिलाइजर्स जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, स्प्रे करा जाएगा इनको एफिशिएंटली नमो ड्रोन से। जो ड्रोन दीदी योजना है ना ये इसीलिए है, इसमें ड्रोन पायलट हैं, कुछ 15,000 ड्रोन के बारे में बात करी गई है, 5,000 कुछ कंपनीज देंगी, 14,500 कुछ ऐसे करके न्यूज में था, बहुत पहले से ये न्यूज में है। आप देखो 2024 में अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है हमारे फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसने ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो है नमो ड्रोन दीदी स्कीम के लिए दे दी थी। 29 नवंबर को यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया था 2023 में, पहले ही अप्रूव कर दिया 2023 में। अब बहुत पुराना करंट अफेयर है, मैं बात कर रही हूँ, ये वुमेन्स को भी एक तरीके से एम्पावर कर रहा है। तो प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र को सेटअप करा जाएगा और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब 100% स्कीम जो है 100% फंडिंग जो है वो आपको सेंटर देगा। उसके बाद कुछ 15,000 बोल रही थी ना मैं आपसे कि 15,000 जो सेल्फ हेल्प 15,000 ड्रोन्स बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती है विलेजेस में या फिर कहीं पे भी, तो उनको ये दिए जाएंगे। अब क्या है कि जो 15,000 ड्रोन्स में से भी जो पहले 500 ड्रोन्स हैं ये फर्टिलाइजर कंपनीज देगी और जो 14,500 ड्रोन्स जो बचे हुए हैं वो अगले 2 साल में सेंट्रल की असिस्टेंस से मिल जाएंगे। अब एक ड्रोन की कीमत मैं बात कर रही हूँ 10 लाख रुपए है। डॉलर, हमारा ना डॉगी इतना ज्यादा भौंक रहा है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो रिसीव करेंगे 80% ऑफ द कॉस्ट अप टू 8 लाख रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगी उनको सेंट्रल की, ठीक है। उन लोगों को जो ड्रोन, अब इसमें ड्रोन पायलट्स भी होंगे, ठीक है। रूरल वुमेन होंगी जिनको ट्रेन करा जाएगा, ड्रोन चलाना कोई आसान काम तो होता नहीं है, ड्रोन दीदीज बनाई जाएंगी। और 11 मार्च 2024 को तो प्राइम मिनिस्टर हैंडेड ओवर 1,000 नमो ड्रोन दीदीज देयर ड्रोन्स। अब मेरी एक फ्रेंड थी वो बिहार से है, शायद उसकी फैमिली में कोई ऐसे रिलेटिव थे, वो ड्रोन लेने के लिए आए थे। शी वॉज इन दिल्ली और दिल्ली में ये ड्रोन जो है डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, तो शायद उनको भी मिला था एक ड्रोन, वो भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है, पीएम विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट और ये भी सेंट्रल सेक्टर की ही स्कीम है। ये भी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होती हैं, ठीक है। विद्या लक्ष्मी, आप देखो ना विद्या की लक्ष्मी, ठीक है, विद्या को लक्ष्मी प्रोवाइड करेंगे। तो बस समझो कि जो अच्छी पढ़ने में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी हायर स्टडीज भी कर सकें, मिस ना हो जाए उनकी हायर स्टडीज। क्योंकि कई बार पैसों के अभाव में मैंने बहुत लोगों को बेबस और लाचार देखा है। तो मैं इतनी केपेबल बनना चाहती हूँ, मेरा मतलब एक ही ड्रीम है कि जो लोग एक्चुअली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आई हैव सीन इन माय विलेज कि भाई बहुत लोग की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, स्पेशली विद द गर्ल्स दिस थिंग हैपेंस, ठीक है। बहुत लोग की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है एंड सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात होती है, बस दीज गाइज दे गॉट मैरिड एट अ वेरी लेस एज। तो भाई ये प्रॉब्लम तो होती है। तो इतना केपेबल मैं बनना चाहती हूँ कि मैं इस तरीके का कोई एक इंस्टीट्यूट खोल पाऊँ जहाँ पे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर ऑन द बेयर मिनिमम अमाउंट पे थोड़ा सा उनको पढ़ा सकूँ, थोड़ा सा एक बेसिक एजुकेशन तो उनको प्रोवाइड कर सकूँ ना कुछ चीज़ों के बारे में। देन पीएम विद्या लक्ष्मी बेसिकली एक कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन से आपको अप टू 7.5 लाख तक का लोन मिल जाएगा एंड आपको कोलेटरल भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ चीज़ मॉर्गेज भी नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपकी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन ले सको। 3 AI एक्सीलेंस सेंटर्स हैं उनको बनाया जा रहा है, इस्टेब्लिश करा जा रहा है, AI सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। जो 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है उनको जो है इस्टेब्लिश करा जा रहा है। ये सब पुरानी न्यूज़ है, आप चल के देखो अक्टूबर 2024 की न्यूज़। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनाउंस करा है कि आप AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है बनाएंगे। किस चीज़ से फोकस करेंगे, तो इट विल फोकस ऑन द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल सिटीज पे फोकस करेंगे ये। अब जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ये बेसिकली टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है उनके कोलैबोरेशन के साथ बनाए जाएंगे, जिसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स भी होंगे, स्टार्टअप्स भी होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो IIT दिल्ली और एम्स लीड करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में IIT रोपड़, सस्टेनेबल सिटीज सेक्टर में IIT कानपुर। अरे हमारा IIT कानपुर आ गया, यहाँ पे देखिए, हमारा कुछ नहीं है मतलब, बट हम शहर में रहते हैं इस वजह से लगता है कि अरे यार कानपुर न्यूज़ में है, IIT कानपुर आ गया। आप में से कुछ लोग हैं कानपुर के क्या? अगर नहीं है तो बताइए आप कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। आप ऑलमोस्ट यूपी के और बिहार के ही लोग होंगे, ठीक है, जो देख रहे होंगे। काफ़ी लोग, मतलब और भी आप स्टेट से हो सकते हैं, बट मोस्टली यूपी वाले UPPCS देंगे और बिहार से, मध्य प्रदेश, राजस्थान से
और उत्तराखंड से। मतलब आप लोग बता सकते हैं मुझे, मैंने तो जस्ट जनरली पूछा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अप्रूव कर दिया है एक आउटले, बेसिकली फाइनेंशियल आउटले 990 करोड़ रुपीस का, जो कि स्टैब्लिश करेंगे इन एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। देन 2027-28 तक ये जो पीरियड में आपको स्टैब्लिश करने हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। क्या लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है? क्या ये एक पोर्ट सिटी थी? क्या यहाँ पे बोट का एविडेंस मिला है आपको? पोर्ट्स मिले हैं आपको, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स जैसा आपको एविडेंस मिला है यहाँ पे। तो लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टैब्लिश करा जा रहा है। इसका काम 2 फेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि लोथल में बनाया जा रहा है। यूनियन कैबिनेट जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया गया है। देन इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई। अब स्किल्स, सबसे ज्यादा स्किल्स कहाँ होगा भाई? मुंबई में बड़े सारे स्किल्स हैं, इंडिया में बहुत स्किल्स है, इंडिया में स्किल्स की कमी ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश कर रहे हैं स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बाय मेकिंग यूथ मोर एम्प्लॉयबल और सेल्फ सस्टेनेबल। यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना है और सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। अब ये जो एक विजन था, बेसिकली इसमें चेयरमैनशिप कौन कर रहे थे? हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इसको, स्किल्स को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी कानपुर आ गया। तो मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में ना बहुत सारे चीजों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे मेट्रो हो, चाहे आईआईटी से लेकर के हो, चाहे कुछ। अब देखिए भीतरगांव का टेम्पल, अब ये सारी मैं प्रीलिम्स तक फ्री हो जाऊं आप लोगों को पढ़ा करके, फिर मैं आप लोगों को ना भीतरगांव का टेम्पल दिखाऊंगी एक वीडियो में। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हिस्टोरिकली क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, सब चीजें मैं बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ क्या इस तरीके की वीडियो चाहते हो आपकी, जा करके मैं आपको वहां पे चीजों के बारे में बताऊं, चाहे वो टेम्पल हो, हिस्टोरिकल प्लेस हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो मतलब इंपॉर्टेंस हो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फालतू की बकवास नहीं, ओनली द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो व्लॉगिंग थोड़ी नहीं मुझे यहाँ पे करनी है, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताना चाहती हूँ। नोटेबली ये जो आइडिया था, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट है स्किल्स को बनाने का, वो इंडिया में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने ही इंट्रोड्यूस करा था। कभी सिंगापुर गए थे तब, ठीक है, सिंगापुर गए थे तब। और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया है पहले आईआईएस का। कहाँ पे? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना है मैडम कानपुर से है। कानपुर में स्किल्स बहुत है क्योंकि मैडम है कानपुर से, फॉर द जोक, ठीक है, दैट वाज अ लेम जोक। तो मैडम है कानपुर से, तो कानपुर में स्किल्स बहुत है। तो जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है ना, वो कानपुर में फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया है उसका। दैट्स इट। और ये पीपीपी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ही है, ठीक है। टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है इसमें इंक्लूडेड है, और जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी इंक्लूडेड है। दैट्स इट। तो आपने देखा मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में जो है, और कानपुर में इसका फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। क्रूज भारत मिशन, बड़े सारे क्रूज बन रहे हैं, ठीक है। आपने क्रूज देखा होगा, एमवी गंगा विलास, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। कॉर्डिलेरा है क्या है, मतलब कोई एक ऐसा है ना, मुंबई से चलता है और लक्षद्वीप वगैरह जाता है, मुझे नाम नहीं आ रहा, आई कैन बी रॉन्ग, या आप लोग मुझे नाम बताना। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वेज है सर्बानंद सोनोवाल, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, वन लाइनर्स में, पुरानी आय दृष्टि में भी सुना होगा। इन्होंने क्रूज भारत मिशन मुंबई पोर्ट से स्टार्ट कर दिया था 2024 में। अब ये क्या कर रहे हैं? टूरिज्म बढ़ा रहे हैं क्रूज के माध्यम से, और इनको डबल करना है क्रूज पैसेंजर का ट्रैफिक 2029 तक। 4 साल बच रहे हैं, डबल करना है। इसका एम क्या है? डबल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जॉब्स की जरूरत होगी, वैकेंसी आएगी, 4 लाख जॉब्स को क्रिएट करेगा ये क्या है? बेसिकली इंडिया का कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल हेरिटेज को प्रमोट करेंगे ग्लोबली। क्रूज भारत मिशन जो है वो 3 फेजेस में आएगा, ठीक है, बस 3 फेजेस में आएगा। पैसेंजर्स को बढ़ावा देगा ये, पैसेंजर टूरिज्म को बढ़ावा देगा, ठीक। पहले फेज में मॉडर्नाइज करी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रूज के अलायंसेस को। देन सेकंड फेज में आपको पता है एक्टिवेट करेंगे नए क्रूज टर्मिनल्स को। फेज 3 में इंटीग्रेट करेंगे क्रूज सर्किट्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। अब देखो रिवर क्रूज भी होंगे, सी क्रूज भी होंगे। आप लोगों ने कभी क्रूज में ट्रैवल करा है? ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी तो कोई जरूरत नहीं है आप मुझे बताने की, टाइम नहीं वेस्ट करते। सी क्रूज पैसेंजर को है उसकी भी इंक्रीज करेंगे, उसमें रिवर क्रूज पैसेंजर्स का भी इंक्रीमेंट करेंगे, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स को भी बढ़ावा देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाएंगे। Then if I talk about 5 new classical language, very important, very important for your prelims exam. Recently, एक साल पहले यूनियन कैबिनेट जो हमारे चेयरमैन है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं 5 न्यू जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ठीक है। जो क्लासिकल लैंग्वेज है 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ठीक है। बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, तो आपको देखना है MPPAB जो है तो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है।
अब क्लासिकल लैंग्वेज बेसिकली दी सर्व एज अ कस्टोडियन ऑफ भारत प्रोफाउंड एंड एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज। भाई क्लासिकल लैंग्वेज है, कहीं अगर हम लोग ने इनको प्रिजर्व नहीं करा, हम लोग ने इन पे काम नहीं करा तो ये विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, तो हम इन्हें बचा करके रखना है। ठीक है, कम्युनिटी का हिस्टोरिकल और कल्चरल माइलस्टोन है ये। एंड इंडिया डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। हमने डिसाइड करा था डिक्लेयरिंग तमिल एज द क्लासिकल लैंग्वेज एंड सेटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि क्या क्या क्राइटेरिया है कि उसे हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। जैसे कि हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, पुराने टेक्स्ट हिस्टोरिकल में हिस्ट्री में रिकॉर्ड मिलना चाहिए उसका। अब बॉडी होनी चाहिए, एंशिएंट लिटरेचर के टेक्स्ट होना चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए, जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, कई लोग बोल रहे हैं जनरेशन से उस भाषा को। देन लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी भी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर, साहित्य अकादमी के अंडर। अब देखो यहाँ पे कि पहली बार अगर मैं बात करूं तो तमिल भाषा को जो है इसमें शामिल करा गया था। ठीक है, तमिल लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड। फिर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया लैंग्वेज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। उसके बाद 5 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया, तो वह MPPAB, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। कुछ रूल्स हैं, इसमें रूल्स में नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, कि भाई एक्सपर्ट्स कमेटी जो है वो बात करेगी, साहित्य अकादमी उसको अपॉइंट करेगी, एक नोडल एजेंसी बनाएगी, कुछ क्राइटेरिया होगा। ठीक है, अर्ली टेक्स्ट मिलना चाहिए, हिस्ट्री में रिकॉर्ड मिलना चाहिए, इतना पुराना होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो कि एंशिएंट लिटरेचर वगैरह की बात करेगी, जो कि स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोग इतने सालों से, जनरेशन से। जो क्लासिकल लैंग्वेज है एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द करंट, भाई डिस्टिंक्ट होना चाहिए आज की भाषा से। ठीक है, एंड कमेटी जो है वो सारी बातें करेंगी तो कंसिडर कर लिया, इसीलिए इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, अगर मैं बात करूं अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की, तो ये अर्बन सिटीज के बारे में बात कर रहा है, जो अर्बन एरियाज है उसके बारे में। इसको पहली बार 2020 में लॉन्च करा गया था। ठीक है, किसने लॉन्च करा था? तो प्रजा फाउंडेशन। प्रजा फाउंडेशन 2020 ने पहली बार अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च करा गया था। बेसिकली कुछ इमर्ज एज इंपॉर्टेंट टूल्स जो पॉलिसी मेकर्स के लिए हो सकता है। अब इसमें देखो, प्रजा फाउंडेशन ने इसको 2024 में सितंबर, मतलब 1 साल पहले अगर मैं बात करूं तब इसे रिलीज करा था। अब ये सेकेंड एडिशन है इसका। अर्बन गवर्नेंस के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें 28 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज और नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो है, टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहला अगर मैं अर्बन गवर्नेंस की बात करूं तो गवर्नेंस केरला में सबसे अच्छी है। केरला का आपको ये भी देखने को अच्छा मिलता है, क्या लिटरेचर, जो आपको क्या देखने को मिलता है, केरला का लिटरेसी रेट। हाँ, लिटरेसी रेट केरला का बहुत अच्छा है। सेक्स रेशियो केरला का बहुत अच्छा है, तो केरला काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा है। फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। देखो इसमें उत्तर प्रदेश कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश की रैंक देख लो इसमें, बिहार उत्तर प्रदेश से अच्छा है। ठीक है, बिहार 15 है और उत्तर प्रदेश 16 है। ठीक, बॉटम स्टेट्स देख लो तो बॉटम आपको सबसे ज़्यादा बॉटम में आपको नागालैंड देखने को मिल रहा है, फिर मणिपुर, फिर मेघालय। इनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है इस रैंकिंग के हिसाब से। अब की थीम्स क्या थी इसकी? तो एम्पावर्ड सिटी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो लेजिस्लेचर में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, सिटीजन्स एम्पावर्ड हो, फिजिकल एम्पावरमेंट हो, सारे बेसिस थे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग को लेकर के। ठीक है, कुछ थीम्स थी। भाई उत्तर प्रदेश 16 आ रहा है इस रैंकिंग में। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्बन गवर्नेंस है वो थोड़ी सी डामाडोल स्थिति में है। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत सारी चीज़ों में जो गवर्नमेंट है ना वो 1 नेशन 1 चीज़ इस पे फोकस करिए, चाहे ODOP हो, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन 2024 बहुत पुरानी न्यूज़ है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बेसिकली प्रपोजल जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के। हाई लेवल कमेटी बनी थी इसके लिए। हाई लेवल कमेटी को चेयर कौन कर रहा था? तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो चेयर कर रहे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जो है दे दी है। अब 2 फेजेस में इलेक्शन को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। पहले में तो जो फर्स्ट फेज होगा उसमें लोकसभा और जो ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शन है वो साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन प्लस विधानसभा का इलेक्शन साथ साथ कराए जाएंगे। अब कई इलेक्शन हो रहे हैं, कई इस टाइम पे हो रहा है, कई उस टाइम पे हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, खर्चा भी बहुत आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, चाहे वो इलेक्टोरल रोल्स को बनाना हो, इतने सारे और भी चीजें होती हैं, ड्यूटी भी लगती है बहुत सारे लोगों की। तो पहले फेज में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के इलेक्शंस भी करा दिए जाएंगे। फिर सेकेंड फेज में विद इन 100 डेज, पहले फेज के 100 दिन के बाद में ही लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी आपको कंडक्ट कराने पड़ेंगे। पहले फेज का इलेक्शन कंडक्ट हो गया, उसके 100 दिन के अंदर ही अंदर आपको लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी कंडक्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेसिकली? साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बात कर रहा है कि इंट्रोड्यूस करे जाएंगे पार्लियामेंट में और कुछ अमेंडमेंट्स भी करे जाएंगे। दैट्स इट। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड अदर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन द लॉज यूनियन लेजिस्लेचर ने बात करी है इसके बारे में। तो जो पहला फेज है इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे ना। ठीक, कि भाई हाउस का ड्यूरेशन बदला जाएगा, किसी का घटाया जाएगा, किसी का बढ़ाया जाएगा, तब तो आप इकट्ठे लेके आ पाओगे एक प्लेस पे। जैसे कि आर्टिकल 83 जो कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है कि कितना टाइम पीरियड होगा लोकसभा का, राज्यसभा का क्या टाइम पीरियड होगा। राज्यसभा बीइंग द परमानेंट हाउस,
आर्टिकल 172 जो है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करता है कि विधानसभा विधान परिषद का क्या टाइम पीरियड होगा। उसके बाद इसमें हमने ना 82A ऐड कर दिया है, ठीक है, इंसर्ट कर दिया है हमने एक नया आर्टिकल 82A इसमें हमें अमेंड करके 82A जो है ऐड ऑन कर दिया गया है। इसमें अमेंडमेंट्स में रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स नहीं चाहिए, दिस डज नॉट रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इंट्रोड्यूस करा गया था कि 100 डेज में आपको इसके बाद इलेक्शंस कराने म्यूनिसिपैलिटीज के, पंचायत के, जो अर्बन लोकल बेसिकली जो लोकल बॉडी है, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, 100 डेज के अंदर आपको कंडक्ट कराने पड़ेंगे फर्स्ट फेज के बाद ही। ये जो अमेंडमेंट्स है ये कंप्लाई करता है विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर आपको करना है तो आपको आर्टिकल 368 के तहत ही आप जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। प्रोसीजर उसमें आर्टिकल 368 में दिया गया है। जाकर के मेरा वीडियो देखो लक्ष्मीकांत का, अगर आपका टाइम है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक बार अपने नोट से रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में आकर अमेंडमेंट कर कैसे सकते हैं, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा जा सकता है, आज तक कितने हुए। क्या आप लोग चाहते हो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स की मैं प्रीलिम्स से पहले एक वीडियो लेकर के आऊँ? कमेंट बताओ आप लोग। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 129 की बात करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया, ठीक है, बस कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। देन वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें जो हाई लेवल कमेटी थी इसमें 8 मेंबर थे, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। इसमें अमित शाह भी थे, होम मिनिस्टर का होना बहुत जरूरी है क्योंकि होमली अफेयर है ये। फिर और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, आप इसको रीड आउट कर लेना एक बार। रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है हमारी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनको। कितना बच रहा है? नॉट मच, ज्यादा नहीं है। हमारा करंट अफेयर बस नेशनल अफेयर्स का खत्म ही होने वाला है। देखो यार, मैं पढ़ाना चाहूँ तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ा सकती हूँ, थोड़ा सा मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है कि थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप तो समझाया ही जाए। अब देखो, विकसित कृषि संकल्प अभियान, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट लॉन्च नहीं करा है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसे लॉन्च करा है। 15 दिन का कैंपेन है ये, 15 डे एक नेशनल कैंपेन है, ठीक है, जो पूरी उड़ीसा से लॉन्च करा गया था। इसका काम क्या था? इसका काम था ब्रिज जो था ना, एक ब्रिज बन जाता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च और ग्रास रूट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बीच में, तो इसको थोड़ा सा ब्रिज को कम करना है, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को लाना है, ठीक है। तो इसमें अप्रॉक्स 1.5 करोड़ फार्मर्स को अप्रॉक्स 700 डिस्ट्रिक्ट्स में, मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसे टारगेट करा जाएगा। इसमें क्या करा जाएगा? ये इनिशिएटिव जो है 16,000 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स भी इसमें वर्क कर रही हैं। ये कैंपेन जो है बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने विजिट करे बहुत सारे और भी स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर, यूटी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, यहाँ पे गए, इन्होंने देखा, सिचुएशन को समझा। उसके बाद जैसे मोतिहारी बिहार में गए मिनिस्टर, उन्होंने 6 करोड़ के वर्थ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स को जो है लॉन्च करा यहाँ पे। अब देख लो, जो हमारा ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में है, यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स को लेकर के। मिलेट्स आपको मैं क्या ही बताऊं कि इसमें कितनी ज्यादा खासियत है इसकी, ठीक है। दैट्स इट। NFSU एंड CFSL कैंपस जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। अब ये है क्या? बेसिकली ये रिलेटेड है फॉरेंसिक साइंस से लेकर के, तो इसको किसने लॉन्च करा है, किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है बेसिकली? तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने इसका होम फाउंडेशन स्टोन रखा है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का रायपुर छत्तीसगढ़ में। दैट इज इट। ये हब होगा आपको फॉरेंसिक वगैरह एक्टिविटीज का। वेरी इंपॉर्टेंट इज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो PGI है इसका 2.0 वर्जन, ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये रिलीज करती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें उत्तर प्रदेश की क्या पोजीशन है, टॉप में क्या है, कैसे कैसे सिनेरियो चल रहा है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये रिपोर्ट जो है ये बात करती है स्कूल एजुकेशन के बारे में, और ये एविडेंस बेस्ड असेसमेंट टूल है जो कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स में वेरियस स्टेट्स, वेरियस यूटीज में बात करता है। अगर मैं बात करूं SDG के बारे में, तो SDG 4 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे, उसमें 4 में क्वालिटी एजुकेशन आता है। आप लोग बताओ मुझे, क्लाइमेट चेंज किस में आता है, लाइफ बिलो वाटर कौन से नंबर पे आता है? ओरिजिनली इसको 2017 में लॉन्च करा गया था, ओरिजिनली इट वाज लॉन्च इन 2017 एंड NEP का ये अलाइंड है LEP के 2020 के साथ में और SDG के साथ में क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना इसका काम है। पब्लिश कौन करता है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है 6 की डोमेन्स पे काम करती है और कंप्राइज करती है 73 इंडिकेटर्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि 73 इंडिकेटर्स पढ़े हम यहाँ पे, ना ही यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसमें स्कोर होता है, 1000 पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड ग्रेडेड इनटू 10 बैंड्स में, जैसे कि दक्ष टॉप होता है और आकाशी जो होता है, आकाशी 3 लोएस्ट होता है। तो दक्ष टॉप होता है और अगर मैं बात करूँ आकाशी तो ये लोएस्ट होता है, आकाशी 3। चंडीगढ़ इसमें टॉप पे आया है, ठीक है। इसमें नीचे दे रखा है, इसमें नीचे टेबल भी दे रखी है, हाँ देखो टेबल दे रखी है। चंडीगढ़ जो है वो टॉप पे आया है, 25:1 में आया है ये, ठीक है। और मेघालय जो है वो लोएस्ट है, या आकाशी 3 में आया है, लोएस्ट है।
किसी भी स्टेट को दक्ष का टाइटल नहीं मिला है, मतलब दक्ष की कैटेगरी में नहीं आ रहा है कोई भी स्टेट इन जो भी आउटकम्स निकले उसमें। बिहार और तेलंगाना जो है ये इसमें मोस्ट प्रोग्रेस है, ठीक है, स्पेशली अमंग द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, इसमें काफ़ी प्रोग्रेस करी है। पीजीआई में अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा गौतम बुद्ध नगर है, जो नोएडा है, ये इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जो कि हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी में आया है स्कूल एजुकेशन में लेकर के, ठीक है। इसको परचेज टू वन कैटेगरी में रखा गया है, 51 से 60% तक के इसमें क्राइटेरिया है। गाजियाबाद 4th पोजीशन पे आया है, झांसी 299 और वाराणसी 292 में। अगर बात करूँ तो दक्ष में कोई भी नहीं है, ठीक है, दक्ष में कोई भी स्टेट नहीं है, उत्कर्ष में भी कोई नहीं है, अति उत्तम में भी कोई नहीं है, उत्तम में भी कोई नहीं है। प्रचेस्ट 1 में चंडीगढ़ आ रहा है, ठीक है, प्रचेस्ट 1 में चंडीगढ़ आ रहा है, प्रचेस्ट 2 में कोई भी नहीं है, प्रचेस्ट 3 में आपको देख रहे हो और भी सारे स्टेट्स हैं। आकाशी 1 में उत्तर प्रदेश आ रहा है, ठीक है, आकाशी 1 में उत्तर प्रदेश आ रहा है। इसका स्कोर है यहाँ पे जो मैंने 299 बताया, 292 बताया, दिस इज द स्कोर, रैंक नहीं, कैसे हो सकती है रैंक, ये सिर्फ स्कोर है। अब आप एक बार रीडिंग लगा लेना, इसकी हो जाएगा। अब रिवराइन डॉल्फिन्स की अगर मैं बात करूँ तो डॉल्फिन्स के बारे में एक पॉपुलेशन एस्टिमेशन निकला है, ठीक है, तो किसने रिलीज कराया, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको रिलीज कराया, क्योंकि ये फर्स्ट एवर एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन एस्टिमेशन था जो गैंगेटिक और इंडस रिवर डॉल्फिन्स पे बेस्ड था, ठीक है। सर्वे को कंडक्ट करा गया था 2021 और 2023 के बीच में ही। कुछ क्रिटिकल इंसाइट्स, स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ डॉल्फिन्स मिलती हैं, उनके कंजर्वेशन में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, इंडेंजर एक्वाटिक मैमल्स हैं वो, ठीक। अब ये जो सर्वे है किसने कंडक्ट करा था, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अंडर जो यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंदर इसने काम करा है। और इसमें कवर क्या क्या होती हैं, तो गंगा रिवर डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्र रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन जो है बेसिन में जितनी भी डॉल्फिन मिलती है उनको कवर करा जाता है। 28 रिवर्स बाय बोट, 30 बाय रोड, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। एस्टिमेटेड अगर मैं बात करूँ तो 6,327 गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिली हैं। फाउंड ओनली 3 इंडस रिवर डॉल्फिन्स इन द बियास रिवर, 3 ही सिर्फ इंडस रिवर डॉल्फिन मिली है बियास रिवर में, सिर्फ 3, और गैंगेटिक डॉल्फिन 6,327। देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो गंगा में आपको मेन स्ट्रीम में भी डॉल्फिन्स मिलती है, ट्रिब्यूटरीज में भी डॉल्फिन्स मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र में भी मेन स्ट्रीम में भी, ट्रिब्यूटरीज में भी, और बियास में सिर्फ और सिर्फ 3 मिली हैं इंडस रिवर बेसिन में। हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स की फाइव टॉक अबाउट तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स है, ठीक है। उसके बाद बिहार में, यूपी के बाद बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा रिवर की डॉल्फिन है ना, वो गंगा रिवर की डॉल्फिन जो है वो आपको यूपी में सबसे ज्यादा, बिहार में, फिर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। लीगल प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिल चुका है शेड्यूल 1 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में ये शेड्यूल 1 में आती हैं, ठीक है, शेड्यूल 1 में आती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि साइट्स की कौन से अपेंडिक्स में आती हैं और कौन से दिन हम लोग डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग को कमेंट में ये दिन जरूर मुझे बताना है कि डॉल्फिन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम लोग 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हम सेलिब्रेट करने ही वाले हैं, या फिर कोई और दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कि कोल्ड स्पॉट जहाँ पे बहुत ही लो डेंसिटी है डॉल्फिन की, तो वो नरौरा कानपुर स्ट्रेच है। हमारे यहाँ गंगा रिवर तो है पर डॉल्फिन आपको नहीं देखने को मिलती। फिर फर्रुखाबाद कन्नौज वाले रीजन में, कुसामी चित्रकूट में जहाँ यमुना बहती है, तो वहाँ पे भी आपको डॉल्फिन नहीं देखने को मिलती है, मतलब लीस्ट डॉल्फिन देखने को मिलती है। हॉट स्पॉट सबसे ज़्यादा जहाँ पे डॉल्फिन देखने को मिलती है वो बिहार वाला रीजन है, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको अच्छी खासी नंबर में डॉल्फिन देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आप चौसा, मनिहार स्ट्रेच बिहार वाले रीजन में। आप मुझे बताओ हम लोग एक डॉल्फिन सेंचुरी बना रहे हैं क्या? कहाँ बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो अब बारी आती है न्यूज़ इन शॉर्ट की। इसको एट अ ग्लांस सिर्फ हेडिंग देखते हैं और खत्म करते हैं हमारा जो ये लेक्चर है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उसको बताएंगे, बाकी नहीं हमें वीडियो बनाना है 4-4 घंटे का, नहीं। सेकेंड लेक्चर है, फाइनल लेक्चर है ये। आदि कर्म योगी अभियान बेसिकली एक कैडर बेस्ड इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये किसके कंप्लायंस में है? तो ये कैंपेन है जो कवरेज करेगी बेसिकली पीएम जनमन को लेकर के और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर के। पीएम जनमन क्या था? पीएम जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। आपको ये समझना है कि जो आदि कर्म योगी अभियान है दैट इज रिलेटेड टू ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स पता है तो पीवीटीजीज पे आओ। कितने पीवीटीजीज हैं? 75 है क्या पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेसिकली इम्प्लीमेंट कहाँ होगा ये? तो 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में, 3000 ब्लॉक्स में और इतने कुछ स्टेट्स में। बेसिकली ये क्या करेंगे, ये जो ट्राइबल्स है ना उनको एक प्रमोशन देगी, एक काम करेगी उन पे लेकर के, उनको इंश्योर करेगी कि उनको सर्विस सैचुरेशन मिल सके लास्ट माइल तक, ठीक है। ध्रुवा पॉलिसी, ध्रुवा पॉलिसी बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है, ये ध्रुवा लॉन्च कर। ध्रुवा का फुल फॉर्म देखो, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। ये पॉलिसी जो है एम करती है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए, जैसे कि हाउ एड्रेस आर क्रिएटेड,
स्टोर्ड एंड यूज्ड इन इंडिया। किस तरीके से जो एड्रेस वगैरह है ना, इनको कैसे तरीके से आप इस एड्रेस पे रहते हो, कैसे बना ये एड्रेस, आखिर आया कहाँ से ये, तो ये काम करेगी। मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल, मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल है, हाँ ये मैंने वर्ल्ड लाइनर में भी पढ़ाया आपको पॉइंट्स रिमेंबर में। ये मना मेघालय में नहीं है, ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ है पाइनएप्पल फेस्टिवल मेघालय का। ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए है। जेम मार्क्स 9 ईयर्स। जेम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, इसको लॉन्च कब करा गया था? 2016 में लॉन्च करा गया था। इसके 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंडिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए, ईज एक्सेस एंड इंक्लूजन के बारे में बात करता है। 8 अगस्त को हम 2025 में सेलिब्रेट करा हमने 9th फाउंडेशन डेज का। मेराइट, मेराइट स्कीम क्या है? तो मेराइट स्कीम बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, आपको टेकी बनाना चाहता है। ये स्कीम जो है डिजाइन है, आपको इन्हांस करेगी, क्वालिटी एंड इक्विटी गवर्नेंस देगी टेक्निकल एजुकेशन में। ये अलाइन है आपकी एनईपी 2020 के साथ में, ठीक है। टेक्निकलिटी में आपको ज्यादा लेकर के जाएगी, यानी ये 5 ईयर पीरियड के लिए है। कब तक के लिए है? 5 ईयर पीरियड के लिए, 2025 में आई, 2030 तक है ये। नॉमिनेशन ऑफ सारनाथ फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमने अपना जो सारनाथ है उसको नॉमिनेशन के लिए भेजा है। टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल करा गया है। सारनाथ हैज बीन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट सिंस 1998। इसको हम परमानेंटली एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना चाहते हैं। ये एक बुद्धिस्ट साइट है अगर मैं बात करूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ में, दैट्स इट। तो हम चाहते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाए। भारत एनसीएक्स, जो भारत एनसीएक्स है बेसिकली इसका फुल फॉर्म समझो, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसका नाम है भारत एनसीएक्स 2025। इसको इनॉग्रेट करा था हमारे डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी एडवाइजर जो है टीवी रविचंद्रन ने। ये वाइस चांसलर भी हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के। दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस ये एक साइबर सिक्योरिटी लेकर के चीजें हैं। एआई पावर्ड आंगनवाड़ी। अब नागपुर का एक विलेज है जिसका नाम है वाधमना विलेज, ठीक है, ये एआई पावर्ड है। पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी बन चुका है। आंगनवाड़ी केंद्र आपको पता है होते हैं, तो ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। नागपुर के क्या संतरे फेमस होते हैं? वाधमना जो विलेज है दैट इज सिचुएटेड इन नागपुर, और ये एआई पावर्ड आंगनवाड़ी बन चुका है। पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी बन चुका है महाराष्ट्र में। अग्निशोध, अग्निशोध क्या है? बेसिकली इट इज a step, it's a landmark step towards being आत्मनिर्भर in defense technology। आपको पता है बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स को जो है, डिफेंस वेपन्स को है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप सिप्रीव की रिपोर्ट जाकर के देखिए, ठीक है। तो अब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसमें इंडियन आर्मी ने ज्वाइन करे हैं हैंड्स आईआईटी मद्रास के साथ। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने आईआईटी मद्रास के साथ हैंड्स ज्वाइन करें, मिलाया है, एक पार्टनरशिप करिए बेसिकली कि हम अग्निशोध जो है बनाएंगे, एक इंडियन आर्मी रिसर्च सेल बनाएंगे आईआईटी मद्रास के कैंपस में। और ये जो हमारे आर्मी चीफ है, आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल रुपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने फॉर्मली इनॉग्रेट भी कर दिया है इसको। विजिट पे थे ये चेन्नई में। फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। अब मैं थ्रोट चोक्ड, ठीक है। फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट। डिजिटली लिटरेट मतलब वहां पे सब चीज डिजिटाइज है, ठीक है। देखो, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन कहाँ के हैं? केरला के। इन्होंने केरला को एज द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट जो है घोषित कर दिया गया। केरला आपको टॉप में ही दिखेगा, चाहे वो सेक्स रेशियो हो, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, हर चीज में, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया है जो फर्स्ट फेज का। अब बात करते हैं इक्रीसैट। व्हाट इज इक्रीसैट? कितना है? सेकेंड लास्ट पेज है यार, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखो। इक्रीसैट, इक्रीसैट इज इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का जो एरिया है ना, ट्रॉपिकल एरियाज जो है, उसमें आपको इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना है। ये पार्टनरशिप में है सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में। इक्रीसैट है, आपको पता है कि साउथ कॉर्पोरेशन, ठीक है। आप देखो, इक्रीसैट जो है बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है किसके लिए? साउथ कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। साउथ कॉर्पोरेट करेंगे एग्रीकल्चर में लेकर के। ग्लोबल साउथ जो है ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन करेगा। इमर्जिंग फेकिट्स हैं, न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है, दैट्स इट। कॉन्फ्रेंस होती है एक। भारतीय भाषा अनुभाग, जो भारतीय भाषा अनुभाग है, ये हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च करा है। इसको इंडियन लैंग्वेज सेक्शन भी बोला जाता है, इसको इंडियन लैंग्वेज सेक्शन भी बोला जाता है। ये एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है जो फॉरेन लैंग्वेज पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए।
तो इंदौर पहला बेगर फ्री सिटी बन गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर इंडिया का पहला बेगर फ्री सिटी बन गया है, आपको याद रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत की, भाई बेगिंग फ्री इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंदौर जो सिटी है वो पहली बेगर फ्री सिटी बन गई है। सहयोग, सहयोग क्या है? सहयोग जो है एक पायलट इनिशिएटिव है जो कि डिजाइन करा गया है गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए, जो कि अर्बन पुअर की स्कीम्स को बेसिकली बढ़ावा देगा। जो अर्बन पुअर है उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स बनाएगा, वेलफेयर स्कीम्स बनाएगा। इसको इनॉग्रेट करा था कृष्ण चंद्र महापात्रा ने, ये स्टेट मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, अर्बन डेवलपमेंट के। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस को अक्रॉस 86 डिस्ट्रिक्ट और 18 स्टेट्स में बेसिकली अमृत भारत स्टेशन जो है स्कीम चलाई थे। बीकानेर, कहाँ पे मीटिंग हुई थी बेसिकली, इवेंट कहाँ पे हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था, राजस्थान में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2022 में ही बता दिया था कि हम एम क्या है, उनका एम है 1309 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न इंटीग्रेट करना, मॉडर्नाइज करना। बेसिकली अमृत भारत स्टेशन क्या है? जो रेलवे स्टेशन है उनको मॉडर्नाइज करना। तो अब बात करते हैं एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। तो अब ये क्या बात बोल रही है? बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनको इवैल्यूएट कर रही है कि वो किस तरीके से जो लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज है ना, उनमें किस तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर के, जो इन्हांस करती है एफर्ट्स अपने मेडिसिन को, किस तरीके से मेडिसिन उन तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है। एक्सेस उनके पास मेडिसिन का है या फिर नहीं है, क्या क्या चैलेंजेस है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, क्योंकि आपको पता है इतनी ज्यादा महंगी होती जा रही है दवाइयाँ। टॉप परफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो नोवार्टिस जो है एक टॉप परफॉर्मर आ रही है इसमें, ठीक है। दैट्स इट, इतना नहीं याद रखना है आपको। फिर अदर हाई परफॉर्मर जो इंक्लूड है वो सैनोफी है, 3rd नंबर पे आ रही है। आपको सेकंड आपको जीएसके देखने को मिल रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो फाइजर आपको 4th एंड फिर देख लो जॉनसन जॉनसन आपकी 5th नंबर पे आ रही है एस्ट्राजेनेका के साथ में। यूनियन गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट कराया भारत बोध केंद्र। बेसिकली ये अर्बन अफेयर्स जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल जी मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च करा है भारत बोध केंद्र। ये इंडियन हैबिटेट सेंटर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट स्टेट एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, पहला है एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। ये मध्य प्रदेश पहला बन चुका है, मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन चुका है जिसमें जो है एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम जो है लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? बेसिकली सिस्टम है जो कि करेंटली इंप्लीमेंट करा जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के साथ 5 सेंसिटिव फॉरेस्ट डिवीजन में, जैसे कि शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा में। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल सक्सेसफुली ड्रिल्ड। नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन, आपको पता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती हैं, जियोथर्मल एनर्जी जो एनर्जी वो होती है जो हम अर्थ के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आपने देखा है एक बहुत बड़ा रीजन आपको मेजर साइट मिल रही है। सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने बताया है, ड्रिल करी है बेसिकली सक्सेसफुली ड्रिल करी है पहली इस रीजन की नॉर्थ ईस्ट की पहली एक वेल, ठीक है, जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो कि अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में आपको देखने को मिलती है जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। पहली है एक तरह की। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च करा है कि नेशनल वर्कशॉप है दिल्ली में हुई थी, ठीक है, नेशनल वर्कशॉप है दिल्ली में हुई थी। वुमेन कितनी इलेक्टेड है वहां पे, क्या क्या सिचुएशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, वो सारी बातें देखने को। वानतारा आपने सुना होगा, वानतारा में एक एलिफेंट थी, उसकी स्टोरी आपने डेफिनेटली सुनी होगी, अभी रिसेंट टाइम में चल रही थी कि वो बहुत सारा केओस हो गया था, ठीक है, क्या सही था क्या गलत उसमें नहीं पढ़ना है। वानतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है जामनगर गुजरात में। कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। रेस्क्यू करता है, केयर करता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ठीक है। आपने देखा होगा अनंत अंबानी बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। दैट्स इट। यहीं पे आपको अमंग्स द मोस्ट रिमार्केबल इनिशिएटिव ऐसी वर्ल्ड लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम भी आपको यहीं देखने को मिलता है। वानतारा जो है वो लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल है इन द वर्ल्ड, ठीक है। वानतारा जो है इट इज द लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड एंड दैट्स इट। प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र भी नेशनल अवार्ड भी इसको मिला है होलिस्टिक अप्रोच के बारे में कि आप एनिमल को केयर करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, कंजर्व करते हैं, और उसको प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड भी मिला है। आयुष्मान भारत वे वंदना कार्ड्स, आपको पता है धन्वंतरी जयंती एंड आयुर्वेदिक डे हम लोग 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेदिक डे हम लोग दोनों ही 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे उन्होंने इसे इनॉग्रेट करा। एक मल्टी हेल्थ सेक्टर का प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में बात करते हैं। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करा जाएगा, इसको लेकर के स्कीम बनाई गई है। एक कार्ड्स जो है इशू करे जाएंगे। अब ये देखो कुछ एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं जिनको प्रोवाइड करे जाएंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो कि उनको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बेनिफिट्स देंगे अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बेसिकली ये सब स्कीम ही है या फिर पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जहाँ स्टार लगाती तो दैट मीन्स आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंडिया का पहला है, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम। तो जो यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह जी उन्होंने लॉन्च करा है इंडिया का पहला फिशरीज क्लस्टर,
ठीक है। नाबार्ड जो है इसका की स्टेक होल्डर है। अब देखते हैं 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। तो आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे हो रही है? देहरादून में हो रही है। आपको पता है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है आयुर्वेदा के प्रमोशन में, तो बहुत ज्यादा आयुर्वेदा को लेकर के प्रमोट कर रही है सरकार। दैट्स इट। कहाँ पे होती है ये? देहरादून में होती है। और ये वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन जो है ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कराता है इस इवेंट को। इसकी थीम क्या थी? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। थीम आपको याद रखनी है, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ पे होता है? तो भारत मंडपम में होता है। इनॉग्रेट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। यशोभूमि द्वारिका में भी इसको देखने को मिलता है। इंडिया एक्सपो मार्ट जो ग्रेटर नोएडा में है वहां पे भी। अब ये सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो था दुनिया का, सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो था दुनिया का। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड, तीसरा लॉन्च पैड जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पे? लॉन्च ही करा गया, अप्रूव करा गया है, लॉन्च नहीं करा गया बेसिकली। जो तीसरा लॉन्च पैड था उसको अप्रूव कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। यूनियन कैबिनेट चेयर कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने थर्ड लॉन्च पैड को अप्रूव कर दिया है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे होगा? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लॉन्च पैड है, यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग होती है, जो मुझे देखनी है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा कि मुझे एक रॉकेट लॉन्चिंग देखने का बहुत शौक है। मतलब एक बार मैं लाइफ में अपनी आंखों के सामने से रॉकेट लॉन्च होते हुए जरूर देखना चाहती हूँ। थर्ड लॉन्च पैड है ये, ठीक है। आप बताओ इससे पहले दो और कौन है? दो और कौन से लॉन्च पैड है हमारे पास? बताओ। ग्रामीण भारत महोत्सव, प्रधानमंत्री ने हमारे इनॉग्रेट करा है ग्रामीण भारत महोत्सव। कहाँ पे? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? बेसिकली रीसेलेंट रूरल इंडिया को डेवलप करना चाहता है। विकसित भारत 2047, आपको पता है विकसित भारत @2047 जो है इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये थीम थी, ठीक है। बिल्डिंग अ रीसेलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। भारत पोल पोर्टल, भारत पोल पोर्टल जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने इनॉग्रेट करा है। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है भारत मंडपम में, तहाँ पे डेवलप करा गया है। पोर्टल डेवलप किसने करा है? तो सीबीआई ने पोर्टल को डेवलप करा है, भारत पोल को। और ये इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है? बेसिकली भारत मंडपम में हुआ है। ये भारत पोल जो है ये एवरी एजेंसी एंड पुलिस फोर्स जो है इंडिया में इनेबल करेगा, सीमलेसली कनेक्ट कर सकता है इंटरपोल के साथ। जो इंटरनेशनल पुलिस है ना उसके साथ सीमली कनेक्ट कर सकता है। एशिया की पहली बुद्धिस्ट समिट होती है। कहाँ पे होती है? क्योंकि ये न्यू दिल्ली में होती है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज कराई है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, पहली एशिया की बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। अब ये पहली थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसकी थीम देख लो, थीम थी रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। पुराना अगर आप आईदृष्टि देखोगे तो उसमें वन लाइनर में दे रखा है। आयुष मिनिस्ट्री वाई ब्रेक इमर्जेस एज द टॉप परफॉर्मर इन आई गॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको पता है आई गॉट कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म है सरकार का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसका इनिशिएटिव है योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, ठीक है। वर्क प्लेस पे आपको योगा ब्रेक जो है वो मिलना चाहिए। लोग थक जाते हैं काम करते करते, इतनी देर देर बैठे बैठे, तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए, योगा के लिए, मेंटल पीस के लिए आपको एक ब्रेक मिलना चाहिए। तो वाई ब्रेक, योगा ब्रेक हैज बीन अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। दैट्स इट। आयुष मिनिस्ट्री का वाई ब्रेक प्रोग्राम है ये। लास्ट नेशनल अफेयर्स का लास्ट टॉपिक, इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज जितेंद्र सिंह, इतना नहीं याद रखना है, बस आपको इतना देखना है कि इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट आखिर कहाँ पे है? तो ये है मोहाली चंडीगढ़ में। वेयर इट इज सिचुएटेड इन मोहाली चंडीगढ़। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, इसको इनॉग्रेट करा है न्यू कॉम्प्लेक्स को। बेसिकली इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मोहाली चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? मोहाली चंडीगढ़ में। तो नेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं आपके आई दृष्टि की किताब से। नेक्स्ट वीडियोस में अब हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर को, ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर को अब हमें समझना है अगले वीडियो से। तो कल से हम देखेंगे 2 वीडियोस में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसके बाद इकोनॉमी, फिर बजट। बजट का लेक्चर मैं आपकी अलग से ले लूंगी। बजट में अलग से 15-20 मिनट के वीडियो में समझा दूंगी जितने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बहुत ज्यादा कंसेप्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि यार फैक्ट पूछना है उसको, एट द एंड कुछ कंसेप्ट तो आपको पता ही होंगे और जो माइन्यूट कंसेप्ट है उनको तो मैं एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ, बट इवेंचुअली जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी ऑन फैक्ट्स, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि बजट मुझे पढ़ाना है प्रीलिम्स से थोड़े टाइम पहले, तो ये बुक से मैं आपको कवर करा दूंगी बजट इंडिया का भी और यूपी का भी स्पेसिफिकली। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको एक काम और भी करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहां पे मैं बहुत सारे पीडीएफ आपको सेंड करती रहती हूँ, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल से पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। मेरा टारगेट है कि दशहरा से पहले तो मुझे ये बुक को कंप्लीट कराना है, ठीक। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ते रहिए एंड अच्छे से जो भी कंसेप्ट है अपने उनको क्लियर करते रहिए।
करे, क्योंकि कंसेप्ट तो एटलीस्ट आपको क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के आप प्रीलिम्स दे पाएंगे और अच्छे से प्रीलिम्स दे पाएंगे और उसे क्लियर भी कर पाएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है यार, यू नीड टू बी पॉजिटिव इन माइंडसेट कि हाँ यार क्लियर होगा मेरा। आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्या आप लोग बताओ मुझे कि मैं एक लाइव सेशन करूं, आप लोगों से बातचीत करूं, जो भी लोग परेशान हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि किस दिन करूं और कौन से टाइम पे करना चाहिए, तो मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी 1-on-1। आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स लाइव चैट के थ्रू मुझे बता पाओगे और मैं भी आपके सामने बात कर पाऊंगी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।